डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी हमारे द्वारा एडिट, अनुवादित और अनुकूलित की गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, घटनाएं और स्थान पूरी तरह लेखक की कल्पना पर आधारित है। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या परिस्थिति से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता मिलती है तो वो मात्र संयोग है। और सबसे जरूरी बात, ये कहानी YouTube पर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसका संपादन और अनुवाद विशेष रूप से हमारे द्वारा किया गया है। एपिसोड 400 एक अंदरूनी कला। हर्ष हुकुम पीछे बैठा हुआ उपहास कर रहा था। 10 बड़े परिवारों में प्रवेश करने के लिए हमेशा शक्ति की आवश्यकता होती है। कुछ संबंधों पर निर्भर होकर 10 बड़े परिवारों में प्रवेश करना अंततः एक गलत रास्ता साबित होगा। जब शक्ति की असली परीक्षा का सामना करने का समय आएगा तो किसी के असली रंग निश्चित रूप से सामने आ जाएंगे। इस बार होलकर परिवार को डर है कि वे 10 बड़े परिवारों से बाहर हो सकते हैं। होलकर परिवार के मस्खरों के झुंड में कभी भी असली योग्यता नहीं थी। उन्हें 10 बड़े परिवारों में सम्मिलित होने का क्या अधिकार है? धीर दीक्षित ने तुरंत कहा, अगर तुम मुझसे पूछो तो तुम्हारे हुकुम परिवार का होलकर परिवार से अधिक अधिकार है। 10 बड़े परिवारों का हिस्सा बनने का हर्ष हुकुम ने विनम्रता से कहा, अरे धीर, तुम मुझे बहुत अधिक श्रेय दे रहे हो। हमारा परिवार बस एक युद्ध कला विद्यालय चलाता है। हम इन पारिवारिक संघर्षों में नहीं उलझते, ये तो बस इसलिए है क्योंकि तुम इसकी परवाह नहीं करते। अगर तुम करते तो क्या हुकुम परिवार होलकर परिवार से बुरा हो सकता था? धीर दीक्षित ने चापलूसी की। हे हर्ष हुकुम काफी प्रसन्न था और उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हालांकि मेरे हुकुम परिवार के पास होलकर परिवार जैसी पृष्ठभूमि और शक्ति नहीं है। अगर मेरे पिता कदम रखते तो कम से कम हम इस तरह अपमानित नहीं होते। मुझे लगता है कि होलकर परिवार शायद खेल से बाहर होने वाला पहला परिवार होगा। पास बैठे एक युवक ने कहा, ये जानते हुए हम मास्टर हुकुम को ही प्रतिस्पर्धा करने देते। कम से कम वो शीर्ष 10 में तो पहुंच ही जाते, विंध्य प्रदेश के लिए गौरव जीतते। होलकर परिवार तो बस यहाँ अपना मुंह काला करवाने आया है। जय सिंह ने चुपचाप अपनी भौहें सिकोड़ ली। प्रेत तलवार मोहनलाल के प्रकट हुए बिना वो कोई कदम नहीं उठा सकता था। क्या इसका मतलब ये था कि वो होलकर परिवार को सबसे पहले बाहर होते हुए देखेगा? पतला आदमी मंच पर अहंकार से खड़ा था। हर्षवर्धन होलकर को नीची नजर से देखते हुए, होलकर, क्या तुम्हारे होलकर परिवार में अब कोई खून या रीढ़ की हड्डी नहीं बची है? तुम एक मुकाबला हार गए और कोई दूसरा हार का बदला लेने के लिए मंच पर नहीं आएगा। हर्षवर्धन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वो लाचार था। आखिरकार होलकर परिवार के पास वास्तव में मंच पर उतरने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं थी। अगर वजपाणी वासुदेव जल्दी ऊपर चले जाते तो भले ही उनकी शक्ति प्रबल हो, वो कब तक टिक पाते? अगर इस बार जय सिंह नहीं आया होता तो होलकर परिवार का बाहर निकलना तय था। लेकिन मुद्दा ये था कि जल्दी या देर से बाहर निकलने से फर्क पड़ता था। अगर होलकर परिवार इतनी जल्दी बाहर हो जाता तो उनकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाती। 10 बड़े परिवारों में अभी अभी प्रवेश किया था और ऐसी घटना हो गई, होलकर परिवार शायद सीधे 10 बड़े परिवारों से बाहर हो जाएगा। ये असफलता ऐसी थी जिसे वे सहन नहीं कर सकते थे। इसलिए अपने गुस्से के बावजूद हर्षवर्धन ने उसे दबाए रखा और किसी को मंच पर नहीं भेजा। हम होलकर परिवार वाले हार मानते हैं, हर्षवर्धन ने गंभीरता से कहा। बहुत अच्छे पतले आदमी ने जोर से हंसते हुए कहा, चूंकि यंग मास्टर होलकर ने हार मान ली है तो मैं तुम्हें अभी के लिए बख्श दूंगा। लेकिन पिछली नाग प्रमुख सभाओं के नियमों के अनुसार क्या मुझे तुम्हारे होलकर परिवार से मांगे नहीं करनी चाहिए? लोगों ने दूर यशवंत यादव और विक्रमजीत की ओर देखा। वे जिन बातों पर चर्चा कर रहे थे उनमें पिछले नियम सम्मिलित नहीं थे, इसलिए ये अभी भी अज्ञात था कि नाग प्रमुख सभा के पिछले नियम लागू रहेंगे या नहीं। विक्रमजीत ने घोषणा की, पिछली नाग प्रमुख सभा के नियम अपरिवर्तित रहेंगे। परंपरा के अनुसार विजेता हारने वाले से मांगे कर सकता है। यदि हारने वाला विजेता को हरा नहीं सकता तो उसे विजेता की मांगों का उत्तर देना होगा। बेशक मांगे नियमों के भीतर होनी चाहिए और नियमों की बारीकियों को मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। हम इन नियमों को बेशक समझते हैं। पतले आदमी ने दिल खोलकर हंसते हुए हर्षवर्धन की ओर
तिरछी नजर से देखा, यंग मास्टर होलकर, मेरी मांग सरल है। मैं स्वर्गलोक क्लब के अधीन अमर ग्रुप का अधिग्रहण करना चाहता हूं। तुम्हें ये अधिकार किसने दिया? हर्षवर्धन तुरंत आग बबूला हो गया। अमर ग्रुप वर्तमान में स्वर्गलोक क्लब के तहत 3 प्रमुख निगमों में सबसे मूल्यवान था। जिन परियोजनाओं पर जय सिंह काम कर रहा था वे अभी भी अनुसंधान के अधीन थी, और यद्यपि परिणाम अभी बाहर नहीं आए थे, ये केवल समय की बात थी। एक बार परिणाम सामने आने के बाद अमर ग्रुप का बाजार मूल्य निश्चित रूप से 10 गुना या उससे अधिक बढ़ जाएगा। वर्मा परिवार का इस समय अमर ग्रुप का अधिग्रहण करने का प्रयास स्पष्ट रूप से अमर ग्रुप की संभावनाओं पर लक्षित था। इसे अभी अधिग्रहित करना निश्चित रूप से कम कीमत पर होगा, लेकिन भविष्य में मूल्य में 10 गुना वृद्धि इसे एक बहुत ही सार्थक सौदा बना देगी। पतले आदमी ने उपहास किया, किस अधिकार से? इस तथ्य से कि यंग मास्टर होलकर ने अभी अभी हार मानी है, इस तथ्य से कि तुम मेरे वर्मा परिवार के बराबर नहीं हो। क्या यह पर्याप्त नहीं है? तुम हर्षवर्धन का चेहरा गुस्से से सफेद हो गया, फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता था। ये एक तथ्य था कि होलकर परिवार में शक्ति की कमी थी। यंग मास्टर होलकर, ये नाग प्रमुख सभा का नियम है। विंध्य और उत्तर प्रदेश के 20 प्रमुख परिवारों के यहाँ उपस्थित होने पर तुम अपनी बात से मुकरने की योजना तो नहीं बना रहे हो है ना? पतले आदमी ने उपहास किया। या तो ऊपर आकर मुझे हराओ या अमर ग्रुप मुझे बेच दो, तुम्हारी मर्जी। हर्षवर्धन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसके पास सच में कोई विकल्प नहीं था। तभी किसी ने अचानक जोर से कहा, जहां तक अमर ग्रुप की बात है, हमारा नायक परिवार भी इसमें रुचि रखता है। ये कैसा रहेगा? तुम और मैं एक मुकाबला करते हैं, जो भी जीतेगा वो अमर ग्रुप ले लेगा। कैसा रहेगा? बोलने वाला नायक परिवार का एक सदस्य था, जिसका नाम नरेश नायक था, जो नागेश नायक का छोटा भाई था। उसकी शक्ति शायद नागेश नायक की तुलना में नहीं थी, लेकिन वो कमजोर नहीं था। पतले आदमी की भौहें तुरंत तन गई। वो नरेश नायक का मुकाबला नहीं कर सकता था। स्पष्ट रूप से नायक परिवार होलकर परिवार के लिए खड़ा होना चाहता था। नरेश नायक, ये मेरे वर्मा परिवार और होलकर परिवार के बीच का मामला है। क्या तुम वाकई चाहते हो कि तुम्हारा नायक परिवार इसमें हस्तक्षेप करे? पतले आदमी ने गंभीरता से पूछा। हम क्यों नहीं कर सकते? नरेश नायक ने जवाब दिया। तुम मेरे वर्मा परिवार का विरोध करने की हिम्मत करते हो? पतले आदमी ने चिल्लाया। हे नरेश नायक ने उपहास किया, आज यहाँ इतने सारे परिवार हैं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह अकड़कर घूम सकते हो? वर्मा परिवार क्या चीज है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक हाथ से आसमान को ढक सकते हो? मेरा नायक परिवार तुमसे बिल्कुल नहीं डरता। अच्छा अच्छा अच्छा, पतले आदमी ने 3 बार कहा, लेकिन अचानक मुड़कर मंच से कूद गया और ठंड से कहा, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। मेरे वर्मा परिवार के पास स्वाभाविक रूप से तुमसे लड़ने के लिए कोई होगा। जैसे ही पतला आदमी नीचे कूदा वर्मा परिवार से, कोई तुरंत मंच पर कूद गया। इस व्यक्ति को देखकर नरेश नायक की भी भौहें तन गई। इस आदमी का वर्मा परिवार में ऊंचा स्थान था और वो बहुत शक्तिशाली था। नरेश नायक ने उससे कई बार लड़ाई की थी और हर बार बुरी तरह से हार गया था। नरेश नायक बस उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। अंतिम समय में लड़ाकू बदलना ये वर्मा परिवार की शैली है। नायक परिवार के मुखिया ने अचानक ठंड से कहा, उस मामले में मैं लड़ने के लिए कदम रखूं तो कैसा रहेगा? वर्मा परिवार के आदमी ने एक ठंडी मुस्कान दी। नायक परिवार के मुखिया, अगर आप मंच पर आना चाहते हैं तो मेरे बड़े भाई व्यक्तिगत रूप से आपसे निपटेंगे। विंध्य प्रदेश के 3 नंबर के योद्धा, क्या आप भूल गए हैं कि आप इन सभी वर्षों में मेरे बड़े भाई के पैरों के नीचे कैसे रौंदे गए हैं? नायक परिवार के मुखिया का चेहरा और भी ठंडा हो गया। विक्रम वर्मा की शक्ति वास्तव में उससे अधिक मजबूत थी, एक ऐसा तथ्य जिसे वर्मा परिवार हर जगह दिखाता था। नायक परिवार के मुखिया को अंदर से गुस्सा महसूस हुआ, लेकिन वो वास्तव में विक्रम वर्मा से कुछ हद तक कमतर था। तो क्या होगा नागेश नायक, क्या तुम ऊपर आओगे या नहीं? उस आदमी ने ताना मारते हुए पूछा। नागेश नायक की भौहें गहरी हो गई और उसी क्षण नरेश नायक ने कहा,
मेरे परिवार के मुखिया को परेशान होने की क्या आवश्यकता है? तुम जैसे लोगों से निपटने के लिए मैं खुद ये कर सकता हूं। ठीक है, उस आदमी ने उपहास किया। चूंकि तुम मौत की तलाश में हो तो मुझे दोष मत देना। नायक परिवार के मुखिया अंततः मंच पर नहीं आ सके। आखिरकार वो रामपुर के मुख्य सहारे थे। अगर वो जल्दी ऊपर जाते और विक्रम वर्मा से हार जाते तो नायक परिवार को भी जल्द ही मंच छोड़ना पड़ता। इस मामले में कि वर्मा परिवार ने एक कदम उठाया, ये तथ्य कि वे होलकर परिवार की मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते थे, पहले से ही एक आसान मामला नहीं था। लेकिन सहायता की अपनी सीमाएं होनी चाहिए। आखिरकार वो नायक परिवार के मुखिया थे। वो पूरे नायक परिवार को दांव पर नहीं लगा सकते थे। नरेश नायक ने वर्मा परिवार के एक आदमी के साथ मुकाबला किया और परिणाम बिना किसी संदेह के था। यद्यपि वर्मा परिवार के आदमी को एक कीमत चुकानी पड़ी, नरेश नायक सीधे और बुरी तरह से हार गया। लगातार खून की उल्टियां कर रहा था। वर्मा परिवार का आदमी मंच पर खड़ा था। उसका चेहरा विजय से भरा हुआ था और उसने उपहास किया, ठीक है, अब जब नायक परिवार भी हार गया है तो मेरे लिए नायक परिवार पर मांगे करने का समय आ गया है। नागेश नायक, मुझे उत्तरी बाग कॉलोनी में तुम्हारी नायक परिवार की वे संपत्तियां चाहिए। नायक परिवार के मुखिया का चेहरा पीला पड़ गया। उत्तरी बाग कॉलोनी की संपत्तियां बहुत मूल्यवान थी और भविष्य में उनके मूल्य में वृद्धि की क्षमता बहुत अधिक थी। वर्मा परिवार की नजरें हमेशा से उनकी संपत्ति पर थी। हालांकि इस क्षण में नायक परिवार के मुखिया को या तो वर्मा परिवार के आदमी को खुद हराना था या उन संपत्तियों को छोड़ देना था। लेकिन नायक परिवार के मुखिया बहुत जल्दी आगे नहीं बढ़ सकते थे। आखिरकार वो रामपुर के मुख्य सहारे थे। इसलिए अंत में नायक परिवार के मुखिया केवल अपने दांत भींचकर सिर हिला सके, ठीक है, संपत्तियां तुम्हारी है। हाँ, उस आदमी ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा। नायक परिवार के मुखिया, एक बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों के आगे झुक जाता है। तुम वास्तव में समय को जानते हो। नायक परिवार के मुखिया ने अपने दांत भींचे और चुप रहे। उनका चेहरा अत्यंत गंभीर था। जैसे ही वर्मा परिवार का आदमी मंच से नीचे उतरा, चौहान परिवार का एक सदस्य अचानक उछलकर ऊपर आया और जोर से घोषणा की, हर्षवर्धन होलकर, मैंने सुना है कि तुम जय सिंह के अच्छे दोस्त हो। हमारे युवा मास्टर को रामपुर शहर में जय सिंह ने अपंग कर दिया था। आज इस अवसर का लाभ उठाते हुए चलो इस हिसाब को बराबर कर लेते हैं। हर्षवर्धन का चेहरा बर्फीला हो गया। उसकी तरफ केवल वज्रपाणी वासुदेव ही बचे थे। क्या इसका मतलब यह था कि होलकर परिवार को वास्तव में इतनी जल्दी टूर्नामेंट छोड़ना पड़ेगा? दूर से यशवंत यादव की भी भौहें गहरी हो गई। ये विंध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच एक नाग प्रमुख सभा थी, जिसका मुख्य उद्देश्य दोनों प्रांतों के बीच के मुद्दों को संबोधित करना था। वास्तव में उन्होंने 10 बड़े परिवारों के बीच इस पर चर्चा की थी, जिसमें उन्होंने एकजुट होकर पहले उत्तर प्रदेश के साथ झगड़े को सुलझाने और फिर आंतरिक विवादों को निपटाने पर सहमति व्यक्त की थी। हालांकि एक बार नाग प्रमुख सभा शुरू होने के बाद स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। पहले वर्मा परिवार ने होलकर परिवार को चुनौती दी, फिर नायक परिवार इसमें शामिल हो गया और अब चौहान परिवार होलकर परिवार को चुनौती दे रहा था। यह पूरी तरह से अंदरूनी कलह में बदल गया था। एक बार जब विंध्य प्रदेश के झगड़े सुलझ जाएंगे तो उनके पास उत्तर प्रदेश से लड़ने के लिए क्या बचेगा? यशवंत यादव विक्रमजीत के बगल में बैठे थे, इसलिए ये बोलना उनका काम नहीं था। वो केवल बुजुर्ग सिसोदिया के साथ नजरों से संवाद कर सकते थे। बुजुर्ग सिसोदिया स्वाभाविक रूप से समझ गए कि स्थिति नियंत्रण से बाहर है। वो खड़े हुए और कहा, चौहान परिवार के दोस्तों, होलकर परिवार ने अभी अभी एक मुकाबला लड़ा है। भले ही आप वास्तव में लड़ना चाहते हो, आपको पहले थोड़ा आराम करना चाहिए। इसके अलावा मेरे सिसोदिया परिवार के पास अभी भी कुछ मामले सुलझाने के लिए है। कैसा रहेगा अगर आप हमें पहले मंच का उपयोग करने दें? यद्यपि चौहान परिवार विंध्य के 5 महान युद्ध कला परिवारों में से एक थे, सिसोदिया परिवार की तुलना में वे बहुत कम प्रभावशाली थे। जब बुजुर्ग सिसोदिया ने व्यक्तिगत रूप से बात की तो चौहान परिवार को निश्चित रूप से सम्मान दिखाना होगा।
हालांकि इस बार अलग था। चौहान परिवार के आदमी ने ठंड से जवाब दिया, बुजुर्ग सिसोदिया, चूंकि मैंने इस मंच पर कब्जा कर लिया है तो ये स्वाभाविक है कि हम इसे पहले उपयोग करें। यदि आप इसका उपयोग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपके सिसोदिया परिवार को पहले मुझसे लड़ने के लिए किसी को भेजना होगा। बुजुर्ग सिसोदिया की भौहें एक साथ जुड़ गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चौहान परिवार उन्हें यह सम्मान देने से इनकार कर देगा। उन्हें चुनौती देना भी उनकी कल्पना से परे था। भले ही चौहान परिवार इस बार जबरदस्ती करके जीत सकता था, आखिरकार आने वाले दिन अभी भी बाकी है। सिसोदिया परिवार की स्थिति यहां होने के साथ क्या चौहान परिवार भविष्य में उनसे प्रतिशोध लेने से नहीं डरता? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई चौहान परिवार को पीछे से समर्थन दे रहा हो? यही कारण है कि वे इस तरह के अपमानजनक झूठ बोलने की हिम्मत कर रहे हैं। बुजुर्ग सिसोदिया ने यशवंत यादव पर एक नजर डाली और यशवंत यादव अभी भी तीव्रता से भौहें सिकोड़ रहे थे। यह स्थिति वास्तव में नियंत्रण से बाहर महसूस हो रही थी। ये दो प्रांतों के बीच झगड़ों का समाधान होना था, लेकिन अब वे आंतरिक संघर्षों में उलझ गए थे, जिससे उत्तर प्रदेश को देखने के लिए एक तमाशा बन गया था। फिर भी इस क्षण में वो व्यक्तिगत रूप से नहीं बोल सकते थे। आखिरकार मई में ये नाग प्रमुख सभा दोनों प्रांतों के बीच बिना किसी लिखित नियम के आंतरिक मुकाबले के खिलाफ सहमति व्यक्त की गई थी। अगर वो बोलते तो ये नियमों को तोड़ना होता। बुजुर्ग सिसोदिया, क्या ये लड़ाई आपका सिसोदिया परिवार लड़ेगा या ये होलकर परिवार होगा? चौहान परिवार के आदमी ने उपहास किया। निश्चित रूप से दोनों महान परिवारों में से कोई भी एक भी व्यक्ति को मैदान में उतारने में असमर्थ नहीं है। ना हर्षवर्धन के चेहरे पर शर्मिंदगी दिखाई दी, क्योंकि उसने एक स्पष्ट आवाज में कहा, बुजुर्ग सिसोदिया, आपकी दया की सराहना की जाती है। जय सिंह मेरा भाई है। चूंकि चौहान परिवार ने एक चुनौती जारी की है, चाहे कुछ भी हो, होलकर परिवार को ये लड़ाई खुद लड़नी होगी। अपना बयान समाप्त करने के बाद हर्षवर्धन वजपाणी वासुदेव की ओर मुड़ा और झुका। पुराने वासुदेव, अब ये आप पर है। वजपाणी वासुदेव ने धीरे धीरे सिर हिलाया। मास्टर जय ने मेरी बहुत मदद की है, और आज अगर कोई मास्टर जय का अपमान करता है तो अपनी जान की कीमत पर भी मुझे मास्टर जय के लिए न्याय मांगना होगा। धीरे धीरे मंच पर चढ़ते हुए वजपाणी वासुदेव ने चौहान परिवार के आदमी का सामना किया और ठंड से कहा, आज विंध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच एक नाग प्रमुख सभा है, जिसका मुख्य उद्देश्य दोनों प्रांतों के बीच विवादों से निपटना है। तुम्हारा भैरवगढ़ का चौहान परिवार उस बेशर्म वर्मा परिवार के साथ बाहरी विवादों को सुलझाने के बजाय मूर्खतापूर्ण तरीके से आंतरिक संघर्ष शुरू कर दिया है। तुम बूढ़े मूर्ख, अब ये कहने का क्या मतलब है? क्या तुम उम्मीद कर रहे हो कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा? चौहान परिवार के आदमी ने उपहास किया। मैं तुम्हें बता दूं, इस मंच पर कदम रखने के बाद इसे खड़े होकर छोड़ने की उम्मीद मत करना। अहंकारी वजपाणी वासुदेव ने गुस्से से चिल्लाया। हालांकि मेरी शक्ति औसत है, मैंने कई वर्षों तक युद्ध कला का अभ्यास किया है। भैरवगढ़ के मुखिया को भी मेरा कुछ वर्षों तक सम्मान करना चाहिए। तुम कौन होते हो मुझसे इस तरह बात करने वाले? अगर बड़े होने का मतलब है कि तुम अकड़ कर घूम सकते हो, तो हम उम्र की तुलना भी कर सकते हैं। युद्ध कला से परेशान क्यों हो? चौहान परिवार के आदमी ने उपहास किया। वजपाणी वासुदेव, भले ही तुम 70 या 80 के दशक के बूढ़े आदमी हो, मैं तुम पर कोई दया नहीं दिखाऊंगा। इस बयान ने आसपास की भीड़ को भौंचक्का कर दिया। चौहान परिवार के आदमी के शब्द वास्तव में बहुत अप्रिय थे। वजपाणी वासुदेव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और बिना शब्द बर्बाद किए उस आदमी के साथ लड़ाई में उलझ गए। जय सिंह नीचे से देख रहा था। जैसे ही पहला आदान प्रदान हुआ, जान गया कि वजपाणी वासुदेव का हारना निश्चित है। निश्चित रूप से एक संक्षिप्त लड़ाई के बाद वजपाणी वासुदेव को उस आदमी के कई भारी प्रहारों से मारा गया, जिससे वो मंच के किनारे पर पहुंच गया। वजपाणी वासुदेव ने एक मुंह भर खून थूका और एक घुटने पर झुक गया, और इससे पहले कि वो खड़ा हो पाता, वो आदमी फिर से उस पर झपटा। नहीं, यशवंत यादव ने जोर से चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उस आदमी ने एक ब्लैक टाइगर हार्ट प्लग का प्रदर्शन किया,
जो वज्रपाणी वासुदेव के सीने में सीधे लगा। वज्रपाणी वासुदेव पीछे की ओर उड़ गया, जमीन पर गिर गया, मुंह से खून उगल रहा था। उसका चेहरा पीला और सांस पतली थी, जो मौत के करीब लग रहा था। जय सिन्हा की भौहें गहरी हो गई, उसके हाथ अनजाने में कसकर बंध गए। चौहान परिवार के आदमी का हमला वर्मा परिवार के पतले आदमी से भी अधिक क्रूर था। वज्रपाणी वासुदेव पहले से ही इतनी उम्र के थे और उसका हमला स्पष्ट रूप से मारने के उद्देश्य से था। इस प्रहार के साथ वज्रपाणी वासुदेव के बचने की संभावना वास्तव में बहुत कम थी। यशवंत यादव भी गुस्से में थे। मेज पर हाथ पटक कर खड़े हो गए। वासुदेव पहले ही गिर चुके हैं, फिर भी तुमने इतना शातिर प्रहार करने की हिम्मत की। पूरी तरह से घृणित यशवंत यादव के गुस्से ने दर्शकों में से कई को डर से कांपने पर विवश कर दिया। हालांकि चौहान परिवार के एक व्यक्ति ने झूठी मुस्कान दी। बुजुर्ग यादव, आपके शब्द काफी मूर्खतापूर्ण है। नाग प्रमुख सभा के अखाड़े में कोई नियम नहीं है और व्यक्ति अपने जीवन या मृत्यु के लिए स्वयं जिम्मेदार है। उसने आत्मसमर्पण नहीं किया, इसलिए निश्चित रूप से मुझे लड़ाई जारी रखनी थी। क्या मुझे उस पर सिर्फ इसलिए दया करनी चाहिए क्योंकि वो घुटनों पर बैठ गया? जीवन और मृत्यु की लड़ाई में थोड़ी सी भी चूक जीवन और मृत्यु का मतलब हो सकती है। अगर मैं दया दिखाता तो शायद मैं ही लेटा होता। यशवंत यादव ने नाराजगी से कहा, तुम अपने दाव से दूसरों को नुकसान पहुंचाते हो और फिर भी तुम इस तरह के झूठे तर्क देते हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि कोई तुमसे निपट नहीं सकता? यादव परिवार के बेटों, कौन आगे बढ़कर इस आदमी को मेरे लिए नीचे गिराएगा? यादव परिवार के लोगों का एक समूह तुरंत खड़ा हो गया। रिंग में प्रवेश करने के लिए शोर मचा रहा था। इस बिंदु पर चौहान परिवार के आदमी ने एक कदम पीछे लिया, हंसते हुए, माफ करना, मैंने अभी अभी एक मैच लड़ा है और थोड़ा थक गया हूं। मैं अगला मैच नहीं लड़ूंगा। आप सब तय करें कि कौन ऊपर आएगा। तुम कहां भाग रहे हो? यादव परिवार का एक आदमी मंच पर कूद गया, चिल्लाते हुए, जाने से पहले मेरे साथ एक मैच खत्म करो। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे अपना प्रतिद्वंदी बनने दो। अचानक वर्मा परिवार का एक आदमी कूद गया और दहाड़ा, क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत करते हो? दृश्य अव्यवस्थित हो गया। स्थिति किसी के भी समझने के लिए बहुत भ्रमित करने वाली थी। मूल रूप से वर्मा और चौहान परिवारों के लिए होलकर परिवार से निपटना और नायक परिवार के लिए होलकर परिवार की सहायता करना समझ में आता था। लेकिन अब चीजों ने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया था। यादव परिवार के हस्तक्षेप और वर्मा परिवार के मैदान में उतरने की हिम्मत के साथ ये बस हैरान करने वाला था। क्या वर्मा परिवार वास्तव में यादव परिवार का सामना करने जा रहा था? ये दो प्रांतों की नाग प्रमुख सभा की एक सभा थी आखिरकार। अगर ये अंदरूनी कलह जारी रही तो रामपुर शहर पहले ही अराजकता में डूब जाएगा। आंतरिक कलह के बाद वे उत्तर प्रदेश का सामना कैसे कर सकते थे? मंच पर एक भयंकर लड़ाई के बाद यादव परिवार का प्रतिनिधि संकीर्ण रूप से विजयी हुआ, जिसमें वर्मा परिवार का प्रतियोगी हार गया। लेकिन जल्द ही चौहान परिवार से एक और व्यक्ति मंच पर चढ़ गया और यादव परिवार के विजेता को चुनौती दी। यादव परिवार ने लड़ने के लिए एक और भेजा और फिर भी जीत गया। फिर भी जैसे ही वो लड़ाई समाप्त हुई, अष्टमुखी यमराज गुट से कोई मंच पर आ गया, फिर से यादव परिवार को चुनौती दे रहा था। घटनाओं के इस क्रम को देखकर यशवंत यादव की भौहें तुरंत तन गई। अगर लड़ाई इसी तरह जारी रही तो भले ही यादव परिवार शक्तिशाली हो, वे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। इस तरह के घर्षण का युद्ध उन्हें आसानी से पहले ही थका सकता था। लगातार 3 लड़ाइयों के बाद यशवंत यादव ने अंततः इशारा किया, यादव परिवार के लड़ाकों को रिंग में प्रवेश करने से रोकने का संकेत दिया। अखाड़े की प्रतियोगिता अंततः एक निष्कर्ष पर पहुंची। उस क्षण चौहान परिवार का वो व्यक्ति जो पहले लड़ा था, एक ठंडी मुस्कान के साथ पास आया। बुजुर्ग यादव, चूंकि आपके यादव परिवार से कोई भी अब रिंग में कदम रखने की हिम्मत नहीं कर रहा है, तो मेरे लिए अपनी युद्ध की लूट का दावा करने का समय आ गया है। हर्षवर्धन होलकर, क्या तुम हमारी हाल की लड़ाई में हार स्वीकार करते हो? हर्षवर्धन का रंग
पीला पड़ गया था। उसका दिल तीव्र रोष से भरा था, फिर भी वो पूरी तरह से शक्तिहीन था। उस भाव को देखो, तुम सहमत नहीं हो है ना? चौहान परिवार के आदमी ने उपहास किया। उस मामले में मुझसे लड़ने के लिए लोगों को भेजना जारी रखो। हर्षवर्धन ने अपने दांत भींचे और कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद चौहान परिवार के आदमी ने उपहास किया, कैसा रहा? यंग मास्टर होलकर भेजने के लिए, और कोई लड़ाकू नहीं है। अगर लड़ने के लिए कोई नहीं बचा है तो आपके होलकर परिवार को जल्दी ही बाहर निकलना होगा। कितनी अफसोस की बात है। आसपास की भीड़ ठहाकों में फूट पड़ी। मई में नाग प्रमुख सभा अभी शुरू ही हुई थी, और क्या होलकर परिवार सच में बाहर होने वाला था? हर्ष हुकुम के चेहरे पर एक ऐसे व्यक्ति का भाव था जो दुनिया के तरीकों को समझता हो, और उसने कहा, इन संबंधों पर भरोसा करके 10 बड़े परिवारों में प्रवेश करना शुरू से ही एक स्थिर योजना नहीं थी। जल्दी बाहर निकलने में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्या ये नहीं कहा गया था कि होलकर परिवार के पीछे जय सिंह नाम का एक शक्तिशाली समर्थक है, जिसकी ताकत बहुत जबरदस्त है? उसने मंच पर कदम क्यों नहीं रखा? चेतन चौधरी ने अचानक बगल से पूछा। जय सिंह धीर दीक्षित ने तुरंत उपहास किया और कहा, फू, बस एक हाई स्कूल का छात्र, वो कितना मजबूत हो सकता है? ये सब बस हर किसी द्वारा की गई अतिशयोक्ति है। क्या तुम सच में सोचते हो कि एक बड़े परिवार का समर्थक एक अनुभवहीन हाई स्कूल का छात्र होगा? ये बस हास्यास्पद है। सच में चेतन चौधरी आधा अधूरा आश्वस्त था, लेकिन अभी अभी वजपानी वासुदेव ने भी मास्टर जय को पुकारा, जिससे पता चलता है कि ये जय सिंह काफी शक्तिशाली होना चाहिए। अगर उसमें सच में ताकत होती तो वो पहले ही सामने आ गया होता। होलकर परिवार को इतना अपमानित क्यों होने देता? हर्ष हुकुम ने उपहास किया। ऐसे डींगे हाकने वालों का व्यक्तित्व हमेशा ऐसा ही होता है। सामान्य समय में डींगे मारना ठीक है, लेकिन जब मुसीबत आती है तो वे किसी से भी तेज भागते हैं। कोई उसे खोज नहीं रहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो अजेय होने का दावा कर सकता था। लेकिन मई में नाग प्रमुख सभा अपनी असली क्षमताओं को साबित करने का समय है, और स्वाभाविक रूप से ये उन लोगों को बाहर कर देती है जो अकारण प्रसिद्धि चाहते हैं। सही है। क्या तुम सच में सोचते हो कि एक मिडिल स्कूल का छात्र ऐसी स्वर्ग विरोधी क्षमताओं का मालिक हो सकता है? धीर दीक्षित ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, अगर तुम इस पर विश्वास करते हो तो तुम्हारे दिमाग को सच में एक अस्पताल में जांच की जरूरत है। होलकर परिवार गिरने वाला है, और वो जय नहीं दिखा। क्या तुम अभी भी नहीं समझे कि क्या हो रहा है? एक और युवक हंसा। होल कर परिवार सच में अपना बड़ा मजाक बना रहा है। नाग प्रमुख सभा अभी शुरू ही हुई है, 40 मिनट भी नहीं हुए हैं, और वे सीधे मंच से जाने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि इसके बाद रामपुर शहर में होलकर परिवार की हैसियत गिर जाएगी। विंध्य प्रदेश की तो बात ही छोड़ दो। सभी जोर जोर से हंसे। सभी होलकर परिवार के दुर्भाग्य का मजाक उड़ा रहे थे। हर्षवर्धन ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। यद्यपि वो अपने दिल में इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था, उसे ये स्वीकार करना पड़ा कि होलकर परिवार को इस बार सच में एक झटका लगा था। होलकर परिवार के पास सच में कोई और नहीं था जिसे वे भेज सकते थे। एक गहरी सांस लेते हुए हर्षवर्धन खड़ा हो गया, हार मानने और मंच से जाने की तैयारी करने के लिए तैयार। जय सिंह ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। प्रेत तलवार मोहनलाल, अष्टमुखी यमराज और रुद्रसेन चौहान प्रकट नहीं हुए थे, और वो इस समय बस कार्रवाई करने में असमर्थ था। क्या वो सच में बस होलकर परिवार को ऐसी दयनीय स्थिति में मंच से जाते हुए देखने वाला था जैसे ही दर्शक हर्षवर्धन को तिरस्कार की दृष्टि से देख रहे थे? अचानक एक बर्फीली आवाज आई। कौन कहता है कि होलकर परिवार के पास कोई नहीं बचा है? मैं तुम्हारे साथ ये लड़ाई लड़ूंगा। सभी ने आवाज की दिशा में देखा। केवल एक पतले बच्चे को तेजी से आते हुए देखा। कालू हर्षवर्धन ने आश्चर्य से कहा, फिर जल्दी से कहा, मजाक मत करो। ये मई की नाग प्रमुख सभा है और चौहान परिवार के लोग निर्दयी है। कालू ने हर्षवर्धन को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सीधे मंच पर चढ़ गया और ठंड से कहा, जय सिंह का शिष्य मेरे मास्टर की ओर से लड़ रहा हूं। क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत करते हो? यह सुनकर पूरा स्थान आश्चर्य में डूब गया। जय सिंह का नाम हाल ही में बहुत गूंज रहा था।
सभी ये देखने के लिए उत्सुक थे कि होलकर परिवार के जाने के बाद जय सिंह का चेहरा कैसे उतरेगा। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी इस मोड़ पर जय सिंह के शिष्य के आगमन के साथ ऐसा मोड़ देखने को मिलेगा। जय सिंह नहीं आया, लेकिन उसका शिष्य आ गया। इसके अलावा ये शिष्य सिर्फ एक किशोर था। आखिर हो क्या रहा था कालू को देखकर चौहान परिवार का आदमी हंसी में फूट पड़ा। हर्षवर्धन होलकर, क्या होलकर परिवार के पास सच में भेजने के लिए लोग खत्म हो गए हैं? तुम इस छोटे बच्चे को मुझसे लड़ने के लिए भेज रहे हो? क्या उसने अभी तक अपने लंगोट भी उतारे हैं? कालू के आने से भीड़ में हंसी का ठहाका गूंज उठा। ये दो प्रांतों की नाग प्रमुख सभा थी और फिर भी एक किशोर सामने आ गया था जो चौहान परिवार के एक मास्टर को चुनौती दे रहा था। ये बस एक मजाक था। ये किसका बच्चा है, कोई आकर इसे ले जाओ, भीड़ में से किसी ने चिल्लाया। ओ जय सिन्हा खुद सामने आने की हिम्मत नहीं करता, इसलिए वो एक छोटे शिष्य को भेजता है। ये क्या बात हुई? क्या तुम उम्मीद कर रहे हो कि हम युवाओं का सम्मान करेंगे और उस पर नरमी बरतेंगे? हाँ, ये बहुत मजेदार है। क्या ये किसी तरह का तमाशा है? होलकर परिवार को अयोग्य होने से रोकने के लिए एक बच्चे को भेजना कितना मनोरंजक है। इस दर पर होलकर परिवार एक किंडरगार्टन को भी आमंत्रित कर सकता है। वे और भी लंबे समय तक टिकेंगे। अगर तुम्हारे पास कोई कौशल नहीं है तो कम से कम कुछ शर्म तो होनी चाहिए। ऐसे घृणित हथकंडों का सहारा लेना फू भीड़ ने विभिन्न अपमानों के साथ उपहास किया, लेकिन हर्षवर्धन अब इन तानों से परेशान नहीं हो सकता था। उसने चिंतित होकर कहा, कालू अभी के लिए नीचे आ जाओ। उससे मत लड़ो, चौहान परिवार के लोग बहुत निर्दयी हैं। तुम्हारे लिए उससे लड़ना बहुत खतरनाक है। कालू ने अभी भी हर्षवर्धन की बातों पर ध्यान नहीं दिया, बस ठंड से अपने सामने चौहान परिवार के आदमी को देखा। क्या तुम मुझसे लड़ने से बहुत डरते हो? अगर डरते हो तो बस हार मान लो। अगर तुम लड़ने की हिम्मत करते हो तो बकवास करना बंद करो। चौहान परिवार का आदमी तुरंत गुस्से में आ गया कालू की ओर इशारा करते हुए और कोसते हुए, बदतमीज, तुम अभी पूरी तरह से बड़े भी नहीं हुए हो और इतनी अहंकार से बात करने की हिम्मत करते हो। तुम्हें लगता है कि मैं लड़ने से डरता हूं? मुझे डर है कि एक ही प्रहार से मैं तुम्हें यही मार दूंगा और फिर तुम्हारा परिवार रोते बिलखते आएगा। क्या इससे मई की नाग प्रमुख सभा एक तमाशे में नहीं बदल जाएगी? कालू ने धीरे से कहा, मई की नाग प्रमुख सभा के मंच पर कोई नियम नहीं है। चूंकि मैंने इस मंच पर कदम रखा है, मेरा जीवन भाग्य के हाथों में है। तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं यहाँ मर गया तो क्या होगा। बस तैयार रहो कि अगर तुम मुझसे लड़ोगे तो तुम यहाँ मर जाओगे। तुम कमीने, तुम सच में बड़ी बड़ी बातें करते हो। चौहान परिवार के आदमी ने विक्रमजीत की ओर गुस्से से मुड़ते हुए कहा, यह किस तरह की स्थिति है? क्या ये लड़ाई गिनी जाएगी या नहीं? बेशक ये नहीं गिनी जाएगी, यशवंत यादव ने तुरंत कहा। तुम्हारा क्या मतलब है कि ये नहीं गिनी जाएगी? विक्रमजीत ने धीरे धीरे कहा, बुजुर्ग यादव, हमने पहले ही सहमति व्यक्त की थी। एक बार जब कोई मंच पर कदम रखता है तो सभी दाव बंद हो जाते हैं। चूंकि बच्चा ऊपर आ गया है तो फिर से नीचे उतरने का कोई नियम नहीं है। क्या ये एक तमाशा नहीं होगा? दो प्रांतों की नाग प्रमुख सभा, अगर ये छोटा सा नियम भी नहीं रखा गया तो ये सम्मान कैसे प्राप्त कर सकती है? लेकिन वो सिर्फ एक बच्चा है, यशवंत यादव ने तत्काल कहा। तो क्या हुआ अगर वो एक बच्चा है? विक्रमजीत ने उपहास किया। नायक हमेशा युवाओं में से उभरे हैं। आपके स्वॉर्ड सेंट यादव ने 15 साल की उम्र में विंध्य प्रदेश के शीर्ष मास्टर गुरु जयंत को हराया था। इस बच्चे की उम्र उस समय के स्वॉर्ड सेंट से बहुत कम नहीं है। आप उसे कम कैसे आंक सकते हैं? तुम यशवंत यादव शब्दों के लिए खो गए थे। स्वॉर्ड सेंट यादव की महिमा उनके सामने होने के कारण उनके पास वास्तव में कालू के लिए बोलने का कोई तरीका नहीं था। तो हम इस लड़ाई को सम्मिलित कर रहे हैं। फिर चौहान परिवार के आदमी ने ठंड से हंसते हुए कहा, बच्चे, क्या तुम जानते हो कि अपने शब्दों से आपदा लाना का क्या मतलब है? शुरू में मैंने तुम्हारे जैसे बच्चे के खिलाफ नरमी बरती होती, लेकिन तुम सच में बहुत अहंकारी हो, इसलिए मुझे तुम्हें एक सबक सिखाने दो। चिंता मत करो, ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें अपंग कर दूंगा, लेकिन फिर भी तुम्हारी जान बख्श दूंगा।
मैं तुम्हें मार दूंगा, कालू ने एक एक शब्द करके कहा। मौत की तलाश चौहान परिवार का आदमी गुस्से में चिल्लाया, एक चाल चलने ही वाला था जब अचानक नागेश नायक खड़ा हो गया। कालू, नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारी ओर से ये दौड़ लड़ूंगा। चौहान परिवार का आदमी चौंक गया। क्या तुम इसमें स्थानापन्न भी कर सकते हो? अगर तुम उसके लिए स्थानापन्न कर रहे हो तो मैं भी मेरे लिए स्थानापन्न करने के लिए किसी को ढूंढ सकता हूं। दूसरी तरफ विक्रम वर्मा पहले ही खड़ा हो गया था। उसकी मुद्रा से यह स्पष्ट था, अगर नागेश नायक रिंग में प्रवेश करता तो वो व्यक्तिगत रूप से मंच पर आता। वर्मा परिवार इस बार विशेष रूप से नायक परिवार को लक्षित करने के लिए आया था। कालू ने धीरे से कहा, धन्यवाद बुजुर्ग नायक, मैं ये दौड़ खुद लड़ूंगा। तुम नागेश नायक अवाक था। कालू बस बहुत जिद्दी था। ठीक है, अगर तुम मौत की तलाश में हो तो मैं इसे प्रदान करूंगा। चौहान परिवार के आदमी ने खुशी से कहा, आओ, मैं तुम्हें 3 चालें दूंगा ताकि कोई ये न कह सके कि मैंने तुम्हें धमकाया। कालू ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने द्वारा ले जा रहे बक्से को खोला और रसोई का चाकू निकाला। ये क्या चीज है? चौहान परिवार के एक आदमी की आंखें चौड़ी हो गई जब उसने कहा, तुम रसोई के चाकू के साथ क्या कर रहे हो? एक मंच की लड़ाई में क्या हमें हथियार इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है? कालू ने एक सवाल के साथ जवाब दिया। मंच प्रतियोगिताओं में कोई नियम नहीं है, विक्रमजीत ने दूर से पुकारा। जब तक तुम आग्नेयास्त्रों का उपयोग नहीं करते, कोई भी अन्य हथियार ठीक है। चौहान परिवार के आदमी ने अपना सिर खुजलाया और कहा, लेकिन ये रसोई का चाकू किस तरह का हथियार माना जाता है? अगर ये लड़ सकता है तो तुम्हें क्या परवाह है कि ये क्या है? उत्तर प्रदेश की ओर से किसी ने साहसपूर्वक पुकारा, क्या तुम डर गए हो? बकवास! चौहान परिवार के आदमी ने वापस चिल्लाया, तुम्हें लगता है कि तुम एक रसोई के चाकू से किसी को डरा सकते हो? मैं तुम्हें एक पल में घुटनों पर बिठाकर मुझे दादा कहने पर विवश कर दूंगा। उन शब्दों के साथ चौहान परिवार का आदमी तात्कालिकता के साथ आगे बढ़ा, सीधे कालू की ओर बढ़ रहा था। जय सिंह ने नीचे से देखा और देखा कि कालू की हत्या की भावना की आभा हिंसक रूप से बढ़ी। उसने रसोई के चाकू को कसकर पकड़ा और चौहान परिवार के आदमी की ओर सीधे झपटा। आमने सामने की लड़ाई में कालू को चौहान परिवार के आदमी ने सीने में लात मारी और वो कई कदम पीछे लड़खड़ा गया। आसपास की भीड़ से एकान निकली वजपानी वासुदेव भी उस आदमी के हमले का सामना नहीं कर सका। क्या कालू इस प्रहार से मरने वाला था? कालू के शरीर के भीतर प्राण और रक्त मंथन कर रहे थे, लेकिन वो खुद को स्थिर करने में कामयाब रहा। उसके भीतर की हत्या की आभा फिर से चढ़ गई और उसकी आंखें लाल होने लगी, जैसे एक जंगली जानवर को उकसाया गया हो। लानत है, वो अभी भी खड़ा हो सकता है। इस बच्चे में कुछ कौशल है, तो क्या वो कितना भी कुशल क्यों न हो, वो चौहान परिवार का मुकाबला नहीं कर सकता। भीड़ की हलचल के बीच दोनों फिर से सीधे भिड़ गए और एक बार फिर कालू को पीछे धकेल दिया गया। लेकिन हर पीछे हटने के साथ कालू की हत्या की भावना की आभा और ऊंची हो गई। उसे कोई चोट नहीं लगी। बाहरी हमले उसकी हत्या की भावना को पूरी तरह से बुझा नहीं सकते थे, इसलिए जब तक ये बनी रहती वो नहीं मरता। ऐसी थी सक्रिय नियति के हत्यारे शरीर की भयानक प्रकृति। लगातार 5 टकरावों के बाद हर बार कालू को मारा गया, लेकिन हर बार जिस दूरी पर उसे पीछे धकेला गया वो कम हो गई। आखिरी प्रहार पर उसे चौहान परिवार के आदमी से एक प्रहार मिला और वो बिल्कुल भी नहीं हिला, अपनी जमीन पर मजबूती से खड़ा रहा। नीचे के लोग भौंचक के रह गए। घटनाओं का ऐसा मोड़ पूरी तरह से उनकी अपेक्षाओं से परे था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि कालू के पास ऐसी ताकत कैसे हो सकती है। बस थोड़े ही समय में वो चौहान परिवार के आदमी का मुकाबला कर रहा था। चौहान परिवार के आदमी को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने एक गहरी सांस ली और उसी अंतिम चाल का उपयोग करने की तैयारी की जो उसने वजपानी वासुदेव के खिलाफ इस्तेमाल की थी। कालू को अपनी पूरी ताकत से मारने के लिए तैयार। कालू ने भी अपना रसोई का चाकू उठाया और चौहान परिवार के आदमी के हाथों की सीमा में घुस गया। अपने हमले को शुरू करते हुए सीधे प्रहारों को झेल रहा था। कई झड़पों के बाद चौहान परिवार का आदमी अचानक पीड़ा में चिल्लाया,
उसे कालू के चाकू से उसके बाएं हाथ पर काट दिया गया था। खून बह निकला और दर्द ने चौहान परिवार के आदमी को बार बार पीछे लड़खड़ाने पर विवश कर दिया। हैरान कर देने वाली आहें हवा में भर गई, जबकि होलकर परिवार के लोग जयकार कर रहे थे। हर किसी के दिल में एक सवाल घूम रहा था, क्या कालू संभवतः ये जीत सकता है? चौहान परिवार के आदमी को नुकसान हुआ और उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की, जल्दी से कालू के खिलाफ अपनी लड़ाई में पूरी ताकत लगा दी। हालांकि स्थिति अब पूरी तरह से मजबूत हो चुकी थी। उसके हमले कालू के शरीर पर पड़ते थे, फिर भी कालू उन सभी को सहन कर सकता था। दूसरी ओर कालू के जवाबी हमले उसके लिए असहनीय थे। कई बार प्रहारों के आदान प्रदान के बाद कालू ने हमलों को सहन किया, जबकि चौहान परिवार के आदमी पर जवाबी हमले भी किए। कालू में कोई बदलाव नहीं दिखा, लेकिन चौहान परिवार के आदमी को कई घावों से काट दिया गया था। उसके कपड़े पहले ही खून से लाल हो चुके थे। और मुख्य बात यह थी कि कालू ने अब पूरी तरह से ऊपरी हाथ हासिल कर लिया था। अंत की ओर चौहान परिवार का आदमी कालू पर एक भी प्रहार नहीं कर सका, जबकि कालू उसे अपनी मर्जी से काट सकता था। चौहान परिवार के आदमी ने अब सारी उम्मीद खो दी थी, ये जानते हुए कि अगर वो इसी तरह जारी रहा तो वो शायद अखाड़े में ही मर जाएगा। कुछ चालों से कालू को पीछे धकेलने के बाद चौहान परिवार का आदमी जल्दी से पीछे हट गया, जोर से चिल्लाते हुए, मैं हार मानता हूं। मैं इससे पहले कि वो अपना वाक्य पूरा करता, कालू पहले ही उसके सामने झपट चुका था और उसका रसोई का चाकू शातिर तरीके से नीचे आ गया। अरे उसने पहले ही हार मान ली है, नीचे से किसी ने चिल्लाया। बहुत देर हो चुकी थी। कालू की तलवार चौहान परिवार के आदमी की गर्दन पर सीधे उतर चुकी थी। खुद का बचाव करने में असमर्थ चौहान परिवार के आदमी का सिर कालू ने काट दिया और उसका शरीर भारी धड़ाम से अखाड़े के फर्श पर गिर गया। हर जगह खून फैल गया। दृश्य सदमे में फूट पड़ा। हर कोई इस तमाशे से स्तब्ध था। सबने सोचा था कि कालू का अंत निश्चित है। किसने सोचा होगा कि कालू वास्तव में जीत सकता है और चौहान परिवार का आदमी इतनी बदसूरत मौत मरने के लिए कालू द्वारा एक ही झटके में सिर कलम कर दिया गया। इसकी उम्मीद कौन कर सकता था? कालू ने धीरे धीरे अपना रसोई का चाकू साफ किया, जैसे कि उसने जिसे मारा था वो कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक जानवर था। कार्यक्रम स्थल पर सन्नाटा पसरा था। काफी देर बाद चौहान परिवार के लोग आखिरकार गुस्से में दहाड़े। कमीने के बच्चे, तुम किसी को कैसे मार सकते हो? ये क्या है? ये सिर्फ एक लड़ाई थी। तुम इतने कठोर क्यों हो गए? हमारे चौहान परिवार के किसी को मारने की हिम्मत, मैं तुम्हें मार दूंगा। चौहान परिवार की भीड़ लगातार शोर मचा रही थी और इस बिंदु पर नागेश नायक ने आधिकारिक रूप से कहा, नाग प्रमुख सभा के अखाड़े में हर कोई अपने जीवन और मृत्यु की जिम्मेदारी खुद लेता है। ये कुछ ऐसा है जो हर कोई जानता है। मुट्ठी और पैर अंधे होते हैं, मौतें कैसे नहीं हो सकती। इसके अलावा एक चौहान परिवार का सदस्य 30 या 40 साल का एक युद्ध कलाकार एक किशोर द्वारा पराजित और मारा गया। क्या तुम्हारे पास अभी भी शोर मचाने का मुंह है? चौहान परिवार की भीड़ गुस्से में दहाड़ी और इस क्षण यशवंत यादव ने भी सख्ती से कहा, अखाड़े पर कदम रखना भाग्य से जीवन और मृत्यु का मामला है। यदि चौहान परिवार नियमों को तोड़ना चाहता है तो आप अभी जा सकते हैं। ये नाग प्रमुख सभा तुम्हारे बिना तो ऐसा ही हो। चौहान परिवार के लोग तुरंत शांत हो गए। बुजुर्गों में से एक ने गहराई से कहा, परिवार के मुखिया यादव, हमारे चौहान परिवार का एक आदमी अखाड़े में मर गया है। हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आखिरकार एक अखाड़े की लड़ाई का मतलब जीवन या मृत्यु है। हालांकि मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि हमारे चौहान परिवार के आदमी ने अभी अभी स्पष्ट रूप से हार मान ली थी, फिर भी इस बच्चे ने उसे मारने के लिए प्रहार किया। इसका क्या मतलब है? क्या ये नियमों को तोड़ने में नहीं गिना जाता? हमने पहले ही अपनी हार की घोषणा कर दी थी। उसने फिर भी प्रहार क्यों किया? नियमों का उल्लंघन। उसे मार डालो। सही है, उसे मार डालो, उसे मार डालो। चौहान परिवार की भीड़ फिर से चिल्लाई, जबकि बाकी दर्शक भी मंच पर कालू की ओर अपनी आंखें घुमाए हुए थे।
वास्तव में चौहान परिवार के आदमी ने अभी अभी हार मान ली थी, लेकिन कालू ने फिर भी उसे दृढ़ता से मार डाला। यह बस बहुत अनुचित था। कालू हालांकि पूरी तरह से शांत था, धीरे से कह रहा था। उसने कहा कि उसने हार मान ली, माफ करना, मैंने वो नहीं सुना, ओ बस भी करो, क्या तुम बहरे हो? उसने इतनी जोर से कहा कि उसने हार मान ली, और तुमने फिर भी नहीं सुना। तुम किसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो? ये बस एक खुला बहाना है, भीड़ ने एक साथ चिल्लाया। जब हर्षवर्धन ने ठंड से कहा, वर्मा परिवार और हमारी तरफ से श्रीमान वासुदेव के बीच पिछली लड़ाई के दौरान श्रीमान वासुदेव ने हार मान ली थी, लेकिन उन्होंने भी कहा कि उन्होंने नहीं सुना, और तब मैंने तुम सबको इस बारे में कुछ भी बकवास करते नहीं देखा। अब जब ये हमारी जीत में बदल गया है तो तुम चिल्लाते हुए बाहर आ गए हो। चूंकि तुम इस मामले को आगे बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, चलो वर्मा परिवार के साथ भी इस मुद्दे को सुलझाते हैं, कैसा रहेगा? हर्षवर्धन के शब्दों ने चौहान परिवार की भीड़ को चुप करा दिया। वास्तव में वर्मा परिवार के साथ हुई घटना के दौरान उन्होंने धमकाया और तब तक बहस की जब तक कि ये मामला शांत नहीं हो गया। अब कालू ने वही युक्ति अपनाई थी। वे इसे आगे कैसे बढ़ा सकते थे? अगर वे जारी रखते तो क्या वर्मा परिवार भी इसमें नहीं फंस जाता? चौहान परिवार का झुंड, जैसा कि अपेक्षित था, केवल कमजोरों को धमकाता है और मजबूत से डरता है। नागेश नायक ने ठंड से कहा, अगर तुम्हारे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है तो ये लड़ाई कालू की जीत है। अब चौहान परिवार के लिए होलकर परिवार को कुछ देने का समय है। ना चौहान परिवार के चेहरे पीले पड़ गए और बुजुर्ग ने चिल्लाया, एक मिनट रुको, हम चौहान परिवार के लोगों ने अब तक केवल एक व्यक्ति खोया है, लेकिन हमने हार नहीं मानी है। कौन अखाड़े में प्रवेश करने और इस बच्चे को मारने को तैयार है? मैं करूंगा, एक अधेड़ उम्र के आदमी ने दहाड़ते हुए अखाड़े पर कूदते हुए कहा। बच्चे, ये लड़ाई मैं तुमसे लड़ने जा रहा हूं। भीड़ में हलचल मच गई। कालू ने पिछले चौहान परिवार के आदमी को मार डाला था, लेकिन आखिरकार वो सिर्फ एक बच्चा था। चौहान परिवार की लगातार लड़ाई बस अपमानजनक थी। जय सिन्हा दूसरी और शांत था। कालू का नियति का हत्यारा शरीर उस प्रकार का था जो लड़ाई के साथ और मजबूत होता जाता था। जितना अधिक खून वो पीता उतना ही मजबूत वो बनता। चौहान परिवार के आदमी के साथ पिछली लड़ाई ने कालू के नियति के हत्यारे शरीर को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया था। अब ये अधेड़ उम्र का आदमी ऊपर जा रहा था, जो मौत को बुलावा देने से अलग नहीं था। नागेश नायक कालू के लिए लड़ना चाहता था, लेकिन कालू ने उसे रोक दिया। उसने अधेड़ उम्र के आदमी से लड़ने का जिम्मा खुद उठाया। जैसा कि जय सिंह ने भविष्यवाणी की थी, अधेड़ उम्र का आदमी कालू के खिलाफ 5 चाले भी नहीं टिक सका और कालू के चाकू से तुरंत उसका सिर कलम कर दिया गया। पूरे दर्शक फिर से भयभीत हो गए। यद्यपि उन्होंने पहले कालू के कारनामों को देखा था, उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि वो इस कृत्य को दोहराएगा। महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये आदमी स्पष्ट रूप से पिछले चौहान परिवार के आदमी से अधिक मजबूत था, तो वो कालू के खिलाफ 5 चाले भी क्यों नहीं टिक सका? होलकर परिवार की भीड़ उत्साह से चिल्ला रही थी। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि कालू के पास ऐसा कौशल होगा। कालू की ताकत पहले के वजपाणी वासुदेव से भी बहुत अधिक थी। अगला चौहान परिवार से एक और व्यक्ति रिंग में प्रवेश किया, लेकिन उसका सिर भी कालू ने काट दिया। इस प्रकार चौहान परिवार के लोग भयभीत हो गए। किसी ने भी अब रिंग में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। अंत में चौहान परिवार के बुजुर्ग को झुककर हार माननी पड़ी इस लड़ाई को अंततः समाप्त करते हुए। होलकर परिवार विजयी हुआ, कालू अपराजित, और होलकर परिवार जल्दी समाप्त होने से बचने में कामयाब रहा। वास्तव में जय सिंह ने स्थिति को सबसे स्पष्ट रूप से देखा। कालू ज्यादा से ज्यादा एक और लड़ाई के लिए टिक सकता था। आखिरकार उसने इतने लंबे समय तक हमलों को सहन किया था और उसके वर्तमान शरीर के साथ वो जिस हत्या की आभा को सहन कर सकता था, उसकी एक सीमा थी। उसकी ताकत अनिश्चित काल तक नहीं बढ़ सकती थी। इसके अलावा महत्वपूर्ण रूप से कालू की वर्तमान ताकत के साथ वो फ्यूजन स्टेज में किसी का मुकाबला नहीं कर सकता था। अगर एक फ्यूजन स्टेज का मास्टर आता, जैसे अष्टमुखी यमराज
या रुद्रसेन चौहान जैसा कोई तो कालू निश्चित रूप से बिना किसी संदेह के मर जाता। हालांकि चौहान परिवार के लोग पहले ही डरकर भाग गए थे। किसी ने भी मंच पर आने की हिम्मत नहीं की, जिसने अनजाने में होलकर परिवार को एक अस्थायी राहत प्रदान की। आने वाली बड़ी लड़ाइयां अभी भी विंध्य प्रदेश के इन्हीं गुटों के बीच लड़ी जानी थी। वर्मा परिवार ने नायक परिवार को चुनौती देने के लिए मंच पर कदम रखा और चौहान परिवार और अष्टमुखी यमराज सिसोदिया परिवार का सामना करने के लिए आगे बढ़े। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हमेशा चुप रहने वाला जयंत परिवार भी धीरे धीरे अपनी चाल चलने लगा था और उन्होंने यादव परिवार को चुनौती दे दी थी। यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की ओर से बिना किसी कार्यवाही के विंध्य प्रदेश की ताकत का एक बड़ा हिस्सा पहले ही समाप्त हो चुका था। यशवंत यादव की भौहें कसकर तन गई। उन्होंने संकेत देख लिए थे। वर्मा चौहान, अष्टमुखी यमराज और जयंत परिवारों ने पहले ही एक गठबंधन बना लिया था, जिसका उद्देश्य पहले विंध्य प्रदेश में अराजकता फैलाना था। वास्तव में माया से रुद्रसेन चौहान, अष्टमुखी यमराज और प्रेत तलवार मोहनलाल के बीच गठबंधन के बारे में सुनने के बाद वो इन लोगों से सावधान हो गए थे। हालांकि मई की नाग प्रमुख सभा के मामले पहले ही तय हो चुके थे, इसलिए वो अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। इसके अलावा उनके दृष्टिकोण से वो वास्तव में ये नहीं समझ पा रहे थे कि इन व्यक्तियों को इस तरह के आंतरिक कलह से क्या लाभ हो सकता है। इस तरह का संघर्ष चाहे वर्मा चौहान, जयंत परिवारों और अष्टमुखी यमराज की जीत के साथ समाप्त हो, या यादव सिसोदिया नायक और होलकर परिवारों की विजय के साथ विजेता को इतना कमजोर कर देगा कि वो उत्तर प्रदेश का सामना नहीं कर पाएगा। इन परिस्थितियों में केवल उत्तर प्रदेश ही अंतिम विजेता के रूप में उभर सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि वर्मा चौहान, अष्टमुखी यमराज और जयंत परिवारों ने वास्तव में उत्तर प्रदेश के साथ गठबंधन कर लिया हो? यशवंत यादव ने विक्रमजीत की ओर देखा। ये देखकर कि वो भी मंच पर लड़ाई को गहरी रुचि के साथ देख रहा है, यशवंत यादव की भौहें और भी तन गई। अगर इन चार गुटों ने उत्तर प्रदेश के साथ हाथ मिला लिया था, तो इस बार संकट वास्तव में गंभीर था। उत्तर प्रदेश की जीत निश्चित थी और अंतिम परिणाम ये होगा कि उत्तर प्रदेश इन चार गुटों को, अन्य शक्तियों को संयुक्त रूप से दबाने के लिए बढ़ावा देगा। तब तक यादव परिवार की शासक स्थिति अच्छी तरह से हिल सकती थी। अतीत में अगर स्वॉर्ड सेंट यशवर्धन यादव यहां होते तो कोई भी इस तरह की कार्यवाही करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन प्रेत तलवार मोहनलाल की चाल ने स्वॉर्ड सेंट को दूर फंसा दिया था, जिससे उनका भविष्य अज्ञात हो गया था। इसे देखते हुए वर्तमान घटनाएं इतनी आश्चर्यजनक नहीं थी। तो जैसा कि अब दिखाई दे रहा था, तत्काल योजना स्वॉर्ड सेंट को खोजने की थी। स्वॉर्ड सेंट की उपस्थिति के साथ ये लड़ाई विंध्य प्रदेश को अजेय बना सकती थी। लेकिन इस समय क्या स्वॉर्ड सेंट को खोजना संभव था? क्या विंध्य प्रदेश के लिए अभी भी कोई आशा बची थी? जय सिंह नीचे बैठा था, जहां उसके आसपास के कई लोग पहले ही जोर जोर से गालियां देने लगे थे। हर्ष हुकुम द्वारा व्यवस्थित बैठने की जगह वास्तव में विंध्य प्रदेश की तरफ थी, जिसका अर्थ था कि आसपास बैठे अधिकांश लोग विंध्य प्रदेश के थे। हर कोई यहां इस उम्मीद के साथ आया था कि विंध्य प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश वालों को हरा देंगे। फिर भी उत्तर प्रदेश के एक भी व्यक्ति के मंच पर कदम रखे बिना विंध्य प्रदेश आंतरिक संघर्ष में लगभग खुद को समाप्त कर चुका था। अगर ये इसी तरह चलता रहा तो विंध्य प्रदेश का हारना निश्चित था। अगर विंध्य प्रदेश हार गया तो न केवल बड़े परिवारों को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा, बल्कि इन अमीर व्यापारियों पर भी इसका असर पड़ने की संभावना थी। अंततः जो भी दृढ़ रहेगा, उसी के पास नियम बनाने की शक्ति होगी। क्या उत्तर प्रदेश द्वारा बनाए गए नियम विंध्य प्रदेश के लिए अनुकूल होंगे? भीड़ गुस्से से उबल रही थी। फिर भी कोई भी मौके पर स्थिति को नहीं बदल सकता था। अब जब यशवंत यादव भी स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते थे, तो और कौन कर सकता था? मेरी राय में विंध्य प्रदेश इस बार बर्बाद हो गया है। धीर थोड़ा प्रसन्न लग रहा था, लेकिन सौभाग्य से मेरे पिता ने कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश में अपना कारोबार फैला लिया था।
आजकल हमारी संपत्ति वहां और भी अधिक है। अगर उत्तर प्रदेश जीतता है तो हमें वास्तव में और भी अधिक लाभ हो सकता है। धिक्कार है, ऐसी बातें कर रहे हो। क्या तुम विंध्य प्रदेश के व्यक्ति भी हो? पास में बैठा कोई व्यक्ति कहे बिना नहीं रह सका। अपने काम से काम रखो, धीर ने पलटकर घूरा। हालांकि मैं विंध्य प्रदेश में पैदा हुआ था, लेकिन मैं ज्यादातर समय उत्तर प्रदेश में रहा हूं। तो क्या मुझे विंध्य प्रदेश का माना जाएगा या उत्तर प्रदेश का? इसके अलावा अगर तुम विंध्य प्रदेश के लोग अक्षम हो और पिट जाते हो तो तुम किसे दोष दे सकते हो? हर कोई गुस्से में था। धीर वास्तव में बेशर्म था। इसे सीधे तौर पर ऐसे कहना, तुम विंध्य प्रदेश के लोग। दूसरे शब्दों में उसने पूरी तरह से खुद को उत्तर प्रदेश के व्यक्ति के रूप में पहचान लिया था। एक दंभी भाव के साथ धीर ने कहा, पुराने हर्ष, हम लंबे समय से दोस्त हैं। जब समय आएगा तो मैं अपने पिता से बात करूंगा और उन्हें तुम्हारी मदद करने दूंगा। तुम्हारे हुक्म युद्ध कला केंद्र को भी उत्तर प्रदेश में स्थापित करवा दूंगा। हर्ष हुक्म ने अपना सिर नीचे रखा और कुछ नहीं बोला। उसका दिल भी अवाक था। विंध्य प्रदेश की हार निस्संदेह थी और उसे अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू करना था। ये देखकर कि हर्ष हुक्म भी चुप था, धीर को और भी अधिक विजयी महसूस होने लगा। आमतौर पर हर्ष हुक्म इन लोगों का नेता होता था, लेकिन अब वो स्पष्ट रूप से खुद मुखिया बन गया था। माया पर एक लालची नजर डालते हुए धीर अचानक खड़ा हो गया। माया के पास गया, अपना हाथ उसके कंधे पर रखने के लिए बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, कुमारी माया, उत्तर प्रदेश में मेरा एक विला है। थोड़ी देर बाद वहां चलकर बैठने के बारे में क्या ख्याल है? अब हर्ष हुक्म में धीर के साथ प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता नहीं रह गई थी। धीर लंबे समय से माया पर लालची था और स्पष्ट रूप से हर्ष हुक्म से कहीं अधिक सीधा था। वो मामले को जबरदस्ती करने के लिए तैयार था। माया ने धीर का हाथ झटक दिया और घूरकर कहा, तुम क्या कर रहे हो? अरे कुमारी माया, ये क्या बात हुई? धीर का चेहरा नहीं बदला जब उसने मुस्कुराते हुए कहा, हम इतनी देर से एक साथ बात कर रहे हैं। क्या तुम देख नहीं सकती कि मैं क्या सोच रहा हूं? मैं तुम्हारी बहुत प्रशंसा करता हूं। कैसा रहेगा आज रात प्रतियोगिता के बाद हम कहीं जाकर अच्छी तरह से बात करें? जैसे ही उसने बात की, धीर ने फिर से माया की कलाई पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। माया पहले से ही किनारे पर बैठी थी। इस बार बचने का कोई रास्ता नहीं था। ठीक उसी समय जय सिंह ने अचानक एक चाल चली, धीर की कलाई पकड़ ली और उसे कुर्सी की पीठ पर जोर से दे मारा। धीर दर्द से चीख पड़ा। हालांकि जय सिंह ने आंतरिक शक्ति का उपयोग नहीं किया था, लेकिन चोट इतनी तेज थी कि उसकी हड्डियां लगभग टूट गई। मंच पर एक भयंकर लड़ाई चल रही थी और धीर की चीख ने तुरंत कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? धीर तुरंत क्रोधित हो गया और जोर से चिल्लाया, सब लोग, ये नियम तोड़ रहा है, यहां लोगों को मार रहा है। इसे जल्दी से बाहर निकालो। कोई नहीं हिला। इसके बजाय उसके बगल में काले कपड़ों वाले एक आदमी ने धीर की ओर इशारा किया और कहा, चुप रहो। अरे मुझे मारा गया है, धीर ने तत्काल कहा। चुप रहो, काले कपड़ों वाले आदमी ने अपनी आवाज पर जोर दिया। धीर पूरी तरह से आग बबूला हो गया। ये कैसा रवैया है? मैं तुम्हें बता दूं, मैं उत्तर प्रदेश से हूं। धीर के खत्म करने से पहले काले कपड़ों वाले आदमी ने उसके चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। धीर दंग रह गया, काले कपड़ों वाले आदमी की ओर इशारा करते हुए। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? इस समय नीचे बैठे विक्रमजीत ने ठंड से कहा, क्या तुम्हें नियम नहीं पता? और बकवास की तो तुम्हारी जीभ काटकर बाहर फेंक दी जाएगी। धीर तुरंत सीधा बैठ गया। एक और शब्द कहने की हिम्मत नहीं हुई। उसकी पिछली विजय ने उसके विवेक को धुंधला कर दिया था और अब उसे एहसास हुआ कि उत्तर प्रदेश के व्यक्ति के रूप में उसकी हैसियत का यहां वास्तव में कोई महत्व नहीं था। एक निश्चित स्तर तक पहुंचे बिना किसे परवाह है कि वो विंध्य प्रदेश से है या उत्तर प्रदेश से। उस समय विक्रमजीत से कुछ दूर उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति ने जय सिन्हा को तिरछी नजर से देखा और व्यंग्यात्मक रूप से कहा, लोगों को मारना तो और भी नियमों के विरुद्ध है। इस लड़के को बाहर खींचो और उसके हाथ काट दो। जय सिन्हा की भौहें तंग गई। बेशक वो इन छोटे मोटे किरदारों को गंभीरता से नहीं लेगा।
हालांकि मौजूदा परिस्थितियों में उसकी स्थिति वास्तव में बहुत अजीब थी। प्रेत तलवार मोहनलाल और अन्य लोग अभी तक नहीं पहुंचे थे। उसे विरोध करना चाहिए या नहीं। काले कपड़ों वाला आदमी जय सिन्हा के पास आया, जिसने गहरी चिंता से अपनी भौहें सिकोड़ ली। ठीक उसी समय यशवंत यादव ने अचानक कहा, क्या तुम लोग खाली बैठे हो और तुम्हारे पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं है? अगर तुम इतने ही ऊब गए हो तो चलो बाहर चलकर तमाशा देखते हैं। अगर तुम जारी रखना चाहते हो तो प्रतियोगिता जारी रखो। दर्शकों को परेशान क्यों कर रहे हो? विक्रमजीत के आसपास के लोग गुस्सा होना चाहते थे, लेकिन विक्रमजीत ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। विक्रमजीत ने यशवंत यादव को देखा और हंसा। बुजुर्ग यादव अभी भी हमेशा की तरह गर्म मिजाज के हैं। चूंकि आप प्रतियोगिता को इतनी गंभीरता से लेते हैं, तो कैसा रहेगा अगर मेरा राणावत परिवार अगले मैच के लिए यादव परिवार से भिड़ जाए? मौके पर मौजूद सभी लोगों की आत्माएं जाग उठी। ये दो प्रांतों के शीर्ष क्रम के परिवारों के बीच आमने सामने की टक्कर थी। यशवंत यादव ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। वास्तव में इस छोटी सी अवधि में विंध्य प्रदेश के गुटों ने अपनी 70% ताकत पहले ही खो दी थी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि बची हुई ताकतों में से आधी वर्मा परिवार, चौहान परिवार, जयंत परिवार और अष्टमुखी यमराज के साथ थी। इस समय उत्तर प्रदेश ने आखिरकार सिर्फ देखना बंद कर दिया और चुनौती देना शुरू कर दिया। तो विंध्य प्रदेश के लिए कितनी उम्मीद बची थी? हालांकि अब जब विक्रमजीत ने एक चुनौती जारी कर दी थी, तो यशवंत यादव निश्चित रूप से लड़ने से इनकार नहीं कर सकते थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और सिर हिलाया। ठीक है, तो हमारे दोनों परिवारों के बीच एक मुकाबला हो जाए। बहुत अच्छे। विक्रमजीत जोर से हंसा और ऊंची आवाज में पुकारा, यादव परिवार के विशेषज्ञ के खिलाफ कौन एक मैच लड़ना चाहता है? मैं लड़ूंगा। तुरंत विक्रमजीत के पीछे एक गंजा आदमी छलांग लगाकर अखाड़े में कूद गया। यशवंत यादव ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और यादव परिवार के सदस्यों की ओर देखा। यादव परिवार के अधिकांश लोग पहले ही 1 या 2 मैच लड़ चुके थे और उनकी ताकत काफी कम हो गई थी। इस समय राणावत परिवार का सामना करना निश्चित रूप से एक नुकसानदेह स्थिति थी, लेकिन इस बिंदु पर मैच में प्रवेश न करना असंभव था। यशवंत यादव ने किसी को आगे बढ़ने के लिए चुना। ये व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अपने कंधों पर पड़ी बड़ी जिम्मेदारी को जानता था। धीरे धीरे अखाड़े पर चला और एक स्थिर मैच लड़ा। यादव और राणावत परिवार अक्सर टकराते थे, इसलिए वे एक दूसरे की ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट थे। ये व्यक्ति क्षमता में राणावत परिवार के गंजे आदमी के बराबर था, लेकिन वो पहले ही 2 मैच लड़ चुका था और उसकी ताकत लगभग समाप्त हो चुकी थी। इसलिए एक कठिन लड़ाई लड़ने के बावजूद वो अंततः राणावत परिवार के प्रतियोगी से हार गया और अखाड़े से बाहर हो गया। उत्तर प्रदेश की तरफ जयकार हो रही थी, जबकि विंध्य प्रदेश की तरफ भाव मिले जुले थे। यादव परिवार, अन्य प्रतिष्ठित परिवार, नायक परिवार और होलकर परिवार सभी के चेहरे पर कठिन भाव थे, जबकि वर्मा परिवार, चौहान परिवार, अष्टमुखी यमराज और जयंत परिवार सभी ताना मार रहे थे, जैसे कि वे यादव परिवार का मजाक उड़ते देख रहे हों। इस तरह के और 5 दौर के बाद यादव परिवार, प्रतिष्ठित परिवारों और नायक परिवार को बारी बारी से चुनौती दी गई। नायक परिवार के नागेश नायक को छोड़कर, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से लड़ाई लड़ी और मुश्किल से एक मैच जीता, बाकी सभी बुरी तरह से हार गए। विंध्य प्रदेश के लिए स्थिति को उलटना असंभव हो गया था। विंध्य प्रदेश की भीड़ दुख में चिल्ला रही थी और कुछ ने तो श्राप देना भी शुरू कर दिया था। विंध्य प्रदेश की हार वास्तव में उनके लिए स्वीकार करना कठिन था। जय सिन्हा चुप रहा। उसके भीतर एक दबा हुआ गुस्सा था, लेकिन अब उसके पास सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। धीर ठंडी आंखों से जय सिन्हा को देखता रहा और विंध्य प्रदेश पक्ष की लगातार हार देखकर उसका चेहरा और अधिक दंभी हो गया। उसने दांत पीसकर कहा, जय सिंह, तुम बस इंतजार करो। अगर मैंने तुम्हें इस नाग प्रमुख सभा के बाद जिंदा जाने दिया
तो मैं अपने पिता का नाम बदल दूंगा। जय सिंह ने उसे नजरअंदाज कर दिया। धीर फिर माया की ओर मुड़ा दांत पीसते हुए कहा, छोटी कुलटा, मैंने तुम्हें इज्जत दी, लेकिन तुमने बेशर्मी से उसे फेंक दिया। ठीक है, देखते हैं कि तुम बाद में मेरे नीचे कैसे दया की भीख मांगती हो। माया का चेहरा गुस्से से भर गया, लेकिन चूंकि वो गाली देने में माहिर नहीं थी, वो केवल गुस्से से दूर देख सकती थी। हालांकि उसके गुस्से ने उसे और भी सुंदर बना दिया। धीर की आंखें चमक उठीं। उसने सभी प्रकार की गंदी भाषा से माया का अपमान करना जारी रखा। उसे इस हद तक क्रोधित कर दिया कि उसकी आंखें लाल हो गई। जय सिंह पूरी देर चुप रहा और अंत में उसने धीरे धीरे अपनी आंखें भी बंद कर ली। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने पहले ही प्रेत तलवार मोहनलाल की उपस्थिति को महसूस कर लिया था। वे इस स्थान के करीब आ रहे थे। जय सिंह उन्हें लक्षित करने के लिए डेविल सर्च टेक्निक का उपयोग कर रहा था। कुतिया, बस इंतजार कर, जब मैं तुम्हें बिस्तर पर ले जाऊंगा, तुम्हें नंगा कर दूंगा और देखूंगा कि क्या तुम अभी भी अकड़ दिखाती हो। क्या मजाक है ऐसे अभिनय कर रही हो जैसे तुम कुंवारी हो। मैं बाद में व्यक्तिगत रूप से जांच करूंगा। जब धीर अपनी गालियां बक रहा था, अचानक जय सिंह ने अपना हाथ बढ़ाया, धीर को गर्दन से पकड़ा और उसे हवा में उठा लिया। आसपास के सभी लोग चौंक गए। उस समय एक आदमी अचानक मंच पर कूद गया और गर्व से कहा, भैरवगढ़ का रुद्रसेन चौहान होलकर परिवार को चुनौती देता है। क्या होलकर परिवार से कोई है जो मुझसे लड़ने की हिम्मत रखता है? दृश्य में अफरातफरी मच गई। भैरवगढ़ का रुद्रसेन चौहान भी विंध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ था। होलकर परिवार को उसकी चुनौती स्पष्ट रूप से कालू पर निर्देशित थी। उसके लिए एक लंबे समय से स्थापित शीर्ष 10 विशेषज्ञ के रूप में कालू को चुनौती देना, जो अभी अपनी किशोरावस्था में था। क्या ये युवाओं पर अत्याचार नहीं था? इसके अलावा कालू पहले ही कई मैच लड़ चुका था। इस समय उसके लिए चुनौती देना बहुत ज्यादा था। इस बीच जय सिंह की तरफ का हंगामा गंभीर हो गया था। धीर ने एक हताश दहाड़ लगाई, जिससे सभी का ध्यान आकर्षित हुआ। ये देखकर कि सभी लोग देख रहे हैं, धीर का चेहरा दम से भरा हुआ था। उसने न तो बात की और न ही संघर्ष किया, क्योंकि वो जानता था कि कोई हस्तक्षेप करेगा ये बहुत ज्यादा है। विक्रमजीत के बगल वाले आदमी ने तुरंत गुस्से में आकर जय सिंह की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, मैंने अभी तुम्हारी जान बख्श दी थी और अब तुम फिर से मुसीबत खड़ी कर रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ कोई नियम नहीं है? कोई है, उसे बाहर खींचो और उसे काट डालो। मोटे गड़े आदमी एक दूसरे को देखते रहे, उनमें से कोई नहीं हिला। गुस्से में आदमी अपने ही लोगों की ओर मुड़ा, तुम लोग वहां क्या खड़े हो, उसे काट डालो। ये लोग तुरंत आगे आए, लेकिन इससे पहले कि वे जय सिंह तक पहुंच पाते, उसने पहले ही धीर को उठाकर उनकी ओर जोर से फेंक दिया था। आदमियों ने सहज रूप से रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने धीर को पकड़ा, उन सभी का रंग बदल गया। धीर की आने वाली ताकत एक तेज रफ्तार से भरे हुए ट्रक की तरह थी। भारी प्रभाव के कारण उनकी बाहें टूट गई और उन्होंने खून की उल्टी की बिना पीछे धकेले गए। इन लोगों को एक साथ नीचे गिरते देख आयोजन स्थल पर हंगामा मच गया। ऐसी ताकत के साथ कितने लोग ये कर सकते थे? हर्ष, हुकुम और अन्य लोग लगभग डर से कांप गए थे। उन्हें हमेशा लगता था कि जय सिंह एक ऐसी वस्तु है जिसे वे अपनी मर्जी से धमका सकते हैं। अब उन्हें एहसास हुआ कि ये युवक जिसे वे हमेशा नीची नजर से देखते थे, वास्तव में इतना छिपा हुआ था। सबने भौहें सिकोड़कर जय सिंह को देखा। विक्रमजीत का भाव और भी ठंडा था और उसने एक गंभीर आवाज में कहा, विंध्य प्रदेश वास्तव में एक ऐसी जगह है जहां छिपे हुए शेर और छुपे हुए ड्रैगन रहते हैं। ये सोचना कि ऐसा विशेषज्ञ दर्शकों के बीच बैठा होगा। क्या तुम नाग प्रमुख सभा को बाधित करने की योजना बना रहे हो? जय सिंह ने माया को अपनी तरफ खींचा और नपेतुले कदमों से आगे बढ़ा, जोर से पुकारते हुए, अगर मैं कार्यवाही करता हूं तो मुझे कुछ भी बाधित करने की क्या आवश्यकता होगी? विक्रमजीत रुद्रसेन चौहान से निपटने के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे राणावत परिवार को चुनौती दूंगा। हर्ष, हुकुम
और अन्य लोग अविश्वास में देखते रहे, क्योंकि जय सिंह हर कदम के साथ लंबा होता जा रहा था। उनका आश्चर्य बढ़ता जा रहा था। करीब से देखने पर उन्हें एहसास हुआ कि जय सिंह वास्तव में हवा में तैर रहा था, जैसे कि वह एक अदृश्य सीढ़ी पर कदम रख रहा हो। कदम दर कदम चढ़ते हुए वो हवा के बीच में चला है। भगवान, ये यहाँ क्या हो रहा है? क्या वो उड़ रहा है? एक अमर भीड़ लगातार चिल्ला रही थी, और नीचे वालों ने भी ये दृश्य देखा। विक्रमजीत की भौहें तंग गई। उसने भारी स्वर में कहा, फ्यूजन स्टेज के शीर्ष का संगम, मुझे उम्मीद नहीं थी। एक द सॉवरेन वास्तव में एम्परर्स, स्काईवॉक का प्रदर्शन करने में सक्षम, वास्तव में युवाओं में से एक नायक। लेकिन इससे क्या उत्तर प्रदेश में हमारे पास द सॉवरेन्स की कभी कमी नहीं होती? अगर हिम्मत है तो एक पल में आकर कोशिश करो। बोलते बोलते जय सिंह पहले ही मंच पर पहुंच चुका था और माया को यशवंत यादव के बगल में रख दिया। बुजुर्ग यादव, मैं व्यक्ति को आपके पास वापस ले आया हूं। यशवंत यादव ने भी माया को पहचान लिया और अपनी आंखों को उत्साह से लाल होने से नहीं रोक सका। माया की कलाई को कसकर पकड़ लिया। वो कांपते हुए बोला, माया माया, तुम ठीक हो? ये सचमुच अद्भुत है। माया भी भावनाओं से भरी हुई थी। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने कहा, दादाजी, ये जय सिंह था जिसने मुझे बचाया। यशवंत यादव ने कृतज्ञता से जय सिंह को देखा। तब तक जय सिंह पहले ही मंच पर लौट चुका था। रुद्रसेन चौहान, तुम होलकर परिवार को चुनौती देना चाहते हो है ना? जय सिंह ने ठंड से कहा। मैं जय सिंह आज होलकर परिवार की ओर से लड़ूंगा। जैसे ही ये शब्द कहे गए, पूरे आयोजन स्थल पर हलचल मच गई, खासकर हर्ष हुकुम की तरफ, जहां हर कोई हक्का बक्का रह गया। ये व्यक्ति वास्तव में जय सिंह था। जय सिंह पर फेंके गए अपमानों को याद करते हुए हर्ष हुकुम अब चाहता था कि वो जमीन में एक दरार खोजकर उसमें समा जाए। कुछ और तो छोड़िए, जय सिंह की चौंका देने वाली ताकत ही उसके पिता को तुरंत हराने के लिए काफी थी, जिस पर उसे हमेशा इतना गर्व था। रुद्रसेन चौहान का चेहरा बेहद भद्दा था। उसने मूल रूप से कालू को निशाना बनाया था और जय सिंह के प्रकट होने की उम्मीद नहीं की थी, जो पूरी तरह से उसकी उम्मीदों से परे था। तुम यहां कैसे हो? रुद्रसेन चौहान ने कठोरता से कहा। तुम्हें जाकर मोहनलाल से पूछना चाहिए, जय सिंह ने ठंड से जवाब दिया। रुद्रसेन चौहान ने दूर भीड़ में छिपी एक आकृति की ओर देखा। वही व्यक्ति प्रेत तलवार मोहनलाल था। मोहनलाल का चेहरा भी राख जैसा था। जय सिंह का अचानक प्रकट होना उसके लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित था। हालांकि वो चुप रहा, केवल रुद्रसेन चौहान को एक गुप्त नजर दी, उसे लड़ाई जारी रखने का संकेत दिया। रुद्रसेन चौहान की भौहें कसकर बुनी हुई थी। वो वास्तव में जय सिंह का सीधे सामना नहीं करना चाहता था, लेकिन अब लड़ाई से बचना असंभव लग रहा था। ठीक है, रुद्रसेन चौहान ने दांत पीसकर और गंभीरता से कहा, जय सिंह, तुमने बिना किसी कारण के मेरे बेटे को अपंग कर दिया। आज मैं रुद्रसेन चौहान ये जानते हुए भी कि मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, अपने बेटे के लिए न्याय मांगना ही होगा। हालांकि जय सिंह मंच पर खड़ा था, उसका ध्यान मोहनलाल और अष्टमुखी यमराज पर केंद्रित था। वो अच्छी तरह से जानता था कि इन दोनों से यशवर्धन यादव के ठिकाने के बारे में जानकारी जबरदस्ती निकालना शायद ही संभव था। इसलिए दोनों के प्रकट होने के बाद उसने उन्हें पकड़ने की कोशिश करने के बजाय सीधे अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। रुद्रसेन चौहान से लड़ने के लिए मंच पर कदम रखना वास्तव में इन दोनों को दिव्य सम्राट को एक संदेश देने का अवसर देना था। इन तीन लोगों के हैरान भावों से जय सिन्हा बता सकता था कि यशवर्धन यादव अभी भी जीवित थे। वास्तव में वो ये भी कह सकता था कि उन्होंने अभी तक यशवर्धन यादव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। हाथ में सबसे जरूरी मामला ये सुनिश्चित करना था कि यशवर्धन यादव को पता चले कि माया सुरक्षित थी। जब ये जोड़ी दिव्य सम्राट के साथ संवाद करेगी तो जय सिन्हा को उनसे यशवर्धन यादव के ठिकाने के बारे में जानने का मौका मिलेगा। रुद्रसेन चौहान, इन औपचारिकताओं की क्या जरूरत है? जय सिंह ने ठंड से कहा, चूंकि मैं आज इस अखाड़े में प्रवेश कर चुका हूं, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है।
एक मरे हुए आदमी को सम्मान की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ना रुद्रसेन चौहान का रंग बदल गया। जय सिंह के अहंकार के बारे में वो पहले ही सुन चुका था, लेकिन आखिरकार वो विंध्य प्रदेश का 5वां सबसे बड़ा विशेषज्ञ था। जय सिंह के शब्द उसके लिए एक खुला अपमान थे। सिंह, मुझे पता है कि तुम मजबूत हो, लेकिन मुझे मारना इतना आसान नहीं होगा, रुद्रसेन चौहान ने जोर से घोषणा की। इसमें इतना कठिन क्या है? जय सिंह ने उपहास किया। आज अगर तुम इस अखाड़े से जिंदा निकल सकते हो तो तुम इसे एक जीत मान सकते हो। जैसे ही ये शब्द निकले, आसपास तुरंत शोरगुल मच गया। धिक्कार है, ये आदमी कौन है? इतना अहंकार! रुद्रसेन चौहान विंध्य प्रदेश का 5वां सबसे बड़ा विशेषज्ञ है। भले ही तुम उसे हरा न सको, क्या तुम भाग नहीं सकते? महज स्वर्ग तक चढ़ाई और ज्यादा से ज्यादा एक द सॉवरेन। रुद्रसेन चौहान और द सॉवरेन के बीच का अंतर इतना ज्यादा नहीं हो सकता। अगर वो जीत नहीं सकता तो वो बस भाग सकता है। वो उसे रोक नहीं सकता तो ये अखाड़े से जिंदा न निकल पाने की क्या बात है? ऐसा डींग हाँकने वाला मैंने सब कुछ देख लिया है। सोचा नहीं था कि कोई इतने बड़े दावे कर सकता है। प्रभावशाली। मुझे उसकी लड़ाई के बारे में नहीं पता, लेकिन उसकी डींगे वास्तव में असीम है। दूर से हर्ष हुकुम ने भी अपनी भौहें कसकर सिकोड़ ली। माया की पारिवारिक पृष्ठभूमि और जय सिंह के प्रभुत्व ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वो एक मजाक था। फिर भी जो शब्द जय सिंह अब कह रहा था, उसने अचानक उसे एक मजाक देखने का एहसास दिया। सोचते हो कि तुम विंध्य प्रदेश के 5वें सबसे बड़े विशेषज्ञ को इस मंच पर मार सकते हो? हर्ष हुकुम ने उपहास किया। क्या तुम खुद को अर्थ इमॉर्टल रियल्म का समझते हो? रुद्रसेन चौहान की आंखें भी चमक उठीन अवसर का लाभ उठाते हुए उसने जवाब दिया, सिंह, तुम सच में अहंकारी हो। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम आज मुझे इस अखाड़े पर मार सकते हो। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम अपनी हार से पूरी तरह आश्वस्त हो जाओ। जैसे ही उसने बात की, रुद्रसेन चौहान पहले से ही अपने दिल में गणना कर रहा था। वो जय सिंह से 3 चालें लड़ेगा और तीसरी चाल के बाद वो मंच से गिरने का नाटक करेगा। इस तरह भले ही वो हार जाए, जब तक वो मरा नहीं है, ये अभी भी जय सिंह की हार के रूप में गिना जाएगा। जय सिंह का भाव शांत रहा। जब उसने रुद्रसेन चौहान की ओर इशारा किया तो फिर आओ रुद्रसेन चौहान और भी अधिक क्रोधित हो गया। जय सिंह बहुत ज्यादा अहंकारी हो रहा था। उसने उसे मंच पर मरने की बात की, फिर भी उसने कोई चाल नहीं चली और उसके प्रहार का इंतजार किया। क्या उसे डर नहीं था कि वो बस मंच से कूद जाएगा? अहंकारी रुद्रसेन चौहान गुस्से से दहाड़ा। उसने हवा में अपने हाथ लहराए ऊर्जा को इकट्ठा और खींचते हुए, और हवा का एक झोंका तेजी से उसके चारों ओर बहने लगा। हवा ने तेजी से आसपास को घेर लिया, जिससे सभी के कपड़े उसके साथ फड़फड़ाने लगे। हवा मजबूत और मजबूत होती गई, जब तक कि अंततः रुद्रसेन चौहान के केंद्र में एक हिंसक बवंडर नहीं बन गया। अखाड़े के सबसे करीब खड़े लोग भी हिंसक झोंकों से हिल रहे थे। वाइंड रोल्स द रेमनेंट्स ऑफ क्लाउड्स टेक्निक विक्रम वर्मा की आंखें चौड़ी हो गई जब उसने ईमानदारी से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि रुद्रसेन चौहान ऐसी अंतिम टेक्निक में महारत हासिल कर लेगा। उसकी ताकत अब एक डेमी सोवरेन के करीब होनी चाहिए। भीड़ भी चकित थी। ये टेक्निक कुछ क्षण पहले जय सिंह की स्वर्ग तक की चढ़ाई के बराबर थी। हाँ, रुद्रसेन चौहान चिल्लाया, अपने हाथों को जोर से एक साथ लाते हुए। हवा में बवंडर तेजी से सिकुड़ गया, उसके हाथों के चारों ओर घूमता हुआ। हालांकि हवा की ताकत जरा भी कम नहीं हुई, इसके विपरीत इसकी शक्ति और भी मजबूत हो गई। हिंसक घूमती हवाएं नग्न आंखों से भी दिखाई दे रही थी। देखने वालों को कोई संदेह नहीं था कि रुद्रसेन चौहान की हवा का झोंका अखाड़े को ही तोड़ सकता है। उसके सामने खड़े होकर जय सिंह इस चाल का सामना कैसे करेगा, या यूं कहें जय सिंह को इस चाल से कैसे बचना चाहिए, क्योंकि किसी को विश्वास नहीं था कि जय सिंह इसका सामना कर सकता है। मारो रुद्रसेन चौहान दहाड़ा, अचानक अपने हाथों में बवंडर को आगे धकेलते हुए। बवंडर एक उग्र पवन ड्रैगन में बदल गया, जो भयंकर रूप से जय सिंह पर झपट पड़ा।
अपने रास्ते में सब कुछ तबाह कर रहा था। जहां भी ये गया हवा खाली हो गई। इसकी शक्ति भयानक थी। सबने अपनी सांसें रोक ली, जय सिंह की ओर बढ़ते पवन ड्रैगन को ध्यान से देखते हुए। जय सिंह सावधान, माया ने घबराकर चिल्लाया। नागेश नायक और अन्य लोगों ने भी अपनी भौहें सिकोड़ ली। भले ही नागेश नायक की ताकत अभी भी रुद्रसेन चौहान से ऊपर थी। हालांकि इस चाल का सामना करते हुए नागेश नायक को बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं था। वास्तव में विक्रम वर्मा भी इस चाल का सामना नहीं कर सकता था। यह रुद्रसेन चौहान का सबसे मजबूत प्रहार था, साथ ही चौहान परिवार की युद्ध तकनीकों का शिखर भी। वे सभी इसकी धार को कुंद करने की हिम्मत नहीं करते थे। हालांकि जय सिंह ने जरा भी घबराहट नहीं दिखाई। यह भी कहा जा सकता है कि जय सिंह एक इंच भी नहीं हिला था। पूरे क्षेत्र को घेरने वाली हवा के बीच सभी के कपड़े फड़फड़ा रहे थे, सिवाय जय सिंह के, जो अप्रभावित था। ऐसा नहीं था कि जय सिंह के कपड़े नहीं हिल रहे थे, वास्तव में वे हिल रहे थे, लेकिन वो कंपन बवंडर की ताकत से पूरी तरह से अलग था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अराजक बवंडर के बीच केवल जय सिंह एक पवित्र क्षेत्र में खड़ा था, पूरी तरह से अविचलित। लेकिन अब जैसे ही सर्वव्यापी पवन बवंडर एक भयंकर पवन ड्रैगन में संघनित होकर उसकी ओर बढ़ा, क्या जय सिंह अभी भी इस पवित्र क्षेत्र को बनाए रख सकता था? सबकी नजरों के नीचे पवन ड्रैगन पलक झपकते ही जय सिंह तक पहुंच गया। जब वो जय सिंह से 3 फीट दूर था तो वो आखिरकार हिला। अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांधकर उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके पीछे एक छाया प्रेत उभरा। छाया प्रेत धीरे धीरे उठा, बिल्कुल भी तेज नहीं। वास्तव में ये बहुत इत्मीनान से था। लेकिन ये ठीक उसी समय था जब पवन ड्रैगन जय सिंह से टकराने वाला था कि छाया प्रेत उभरा। और इसके अलावा छाया प्रेत ने आंखों की एक जोड़ी खोली जो सभी जीवित प्राणियों पर हावी होती हुई प्रतीत होती थी। एक नजर ही प्राणियों को झुकने के लिए मजबूर करने के लिए पर्याप्त थी। रोर छाया प्रेत ने एक जानवर जैसी दहाड़ लगाई और फिर अपना मुंह चौड़ा खोलकर उसने जोर से चूसा। पवन ड्रैगन, जो ऐसा लग रहा था कि वो जय सिंह के सीने से टकराने वाला है, वास्तव में छाया प्रेत द्वारा चूस लिया गया। जैसे कि अखाड़े को चीरने में सक्षम पवन ड्रैगन को छाया प्रेत ने निगल लिया, जिससे उसे जरा भी फड़फड़ाहट नहीं हुई। दृश्य पर एक मौत जैसी खामोशी छा गई। रुद्रसेन चौहान लगभग पागल हो गया था। यह वह प्रहार था जिसके लिए उसने अपनी और अपने परिवार की वफादारी का दिव्य सम्राट से सौदा किया था। विक्रम वर्मा ने सोचा था कि यह प्रहार वेनरेबल रियल्म की आकांक्षा करने के लिए पर्याप्त था। वास्तव में रुद्रसेन चौहान बहुत स्पष्ट था। यह प्रहार वेनरेबल रियल्म को पार कर गया था और इसे लगभग एक नियर गॉड मूव कहा जा सकता था। लेकिन यह ठीक उसकी यही नियर गॉड मूव थी जिसे जय सिंह ने इतनी लापरवाही से निगल लिया। उसने इस घातक प्रहार को देने के लिए अपनी आधी ताकत खर्च कर दी थी और इसने एक लहर भी नहीं उठाई। एक पल की खामोशी के बाद रुद्रसेन चौहान मुड़ा और बाहर कूद गया, अखाड़ा छोड़ने की तैयारी में। जय सिंह के इस चाल को पकड़ने के बाद उसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। वो बस जय सिंह का मुकाबला नहीं कर सकता था। इस बिंदु पर अगर वो अखाड़े से नीचे कूद जाता तो क्या वो अभी भी विजेता के रूप में गिना जा सकता था। लेकिन अब रुद्रसेन चौहान को जीत या हार की परवाह नहीं थी। अपनी जान बचाना सबसे महत्वपूर्ण था। रुद्रसेन चौहान के कूदने से पहले ही जय सिंह हिल गया। उसने लापरवाही से एक कदम आगे बढ़ाया, जमीन पर उतरा, लेकिन उसकी आकृति कई मीटर दूर दिखाई दी। अखाड़ा बड़ा था और उसके और रुद्रसेन चौहान के बीच लगभग 10 मीटर से अधिक की दूरी थी। हालांकि जय सिंह के 2 कदम उठाने के बाद वो ठीक रुद्रसेन चौहान के सामने खड़ा था। हर कोई दंग रह गया, अनिश्चित था कि अभी क्या हुआ था। जय सिंह ने जो कदम उठाए वे सामान्य लग रहे थे। प्रति कदम 1 मीटर पहले से ही काफी अच्छा था। लेकिन जय सिंह का कदम 6 या 7 मीटर क्यों फैला? ये ऐसा महसूस हुआ जैसे जय सिंह के पैरों के नीचे की जमीन किसी तरह सिकुड़ गई हो, जो बहुत अजीब था। जमीन को इंचों में सिकोड़ना
विक्रम वर्मा की पुतलियां तुरंत कस गई और उसका भाव नाटकीय रूप से बदल गया। अगर ये वास्तव में ऐसी चाल थी तो क्या जय सिंह की ताकत भयानक नहीं होगी? ये एक दिव्य टेक्निक है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये केवल अर्थ इमॉर्टल रियल्म के लोग ही प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में जय सिंह अर्थ इमॉर्टल रियल्म के स्तर तक नहीं पहुंचा था। माया द्वारा दी गई अमर जड़ी बूटियों को खाने के बाद उसे केवल इंटीग्रेटेड इंटरमीडिएट रियल्म तक पहुंचा हुआ माना जा सकता था, डेमिस सोवरेन रियल्म के करीब भी नहीं। हालांकि मुद्दा यह था कि इस स्तर पर जय सिन्हा पहले से ही नियति ग्रंथ के भीतर कई गुप्त तकनीकों को खोलने में सक्षम था। उदाहरण के लिए डीमन ट्रेस टेक्निक, जिसका वो अब उपयोग कर रहा था, डीमोनिक सेक्ट से एक प्रवेश स्तर की हल्की फुटवर्क टेक्निक थी। छोटी दूरी पर यह लगभग जमीन को 1 इंच तक सिकोड़ने का प्रभाव प्राप्त कर सकती थी, जो अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक था। लेकिन जमीन को 1 इंच तक सिकोड़ने की तुलना में कुछ अंतर थे। सीधे शब्दों में कहें, अगर एक अर्थ इमॉर्टल रियल्म का व्यक्ति जमीन को 1 इंच तक सिकोड़ने की टेक्निक का उपयोग करता तो उसके बगल में चलने वाले अन्य लोग भी एक कदम में दसियों मीटर बाहर निकल सकते थे। डीमन ट्रेस टेक्निक अलग थी। इसका उपयोग केवल स्वयं द्वारा किया जा सकता था। उसी रास्ते पर चलने वाले अन्य लोग अभी भी बिना किसी बदलाव के मूल दूरी तय करेंगे। फिर भी रुद्रसेन चौहान से निपटने के लिए यह डीमन ट्रेस टेक्निक पहले से ही पर्याप्त थी। रुद्रसेन चौहान हवा में था, मूल रूप से सुरक्षित महसूस कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो अखाड़े की सीमाओं से बाहर उड़ पाता, उसने अचानक जय सिन्हा को अपने सामने खड़ा पाया। चौंक कर उसने एक चीख निकाली और सहज रूप से प्रहार करने के लिए हाथ बढ़ाया। उस समय जय सिंह ने भी ठीक अपना दाहिना हाथ उठाया, एक उंगली सीधे रुद्रसेन चौहान के माथे पर इंगित की। रुद्रसेन चौहान ने खुद को विरोध करने में असमर्थ पाया और जमीन पर गिर पड़ा बिना आवाज के। हालांकि उसके शरीर में कोई बदलाव नहीं दिखा, वो पूरी तरह से गतिहीन पड़ा था। दृश्य पर भीड़ मौत जैसी खामोशी में डूब गई, ये नहीं जानते हुए कि वास्तव में क्या हुआ था। जय सिन्हा अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांधकर धीरे धीरे पास के रेफरी की ओर मुड़ा। क्या तुम अभी तक घोषणा नहीं करने वाले हो? घोषणा? क्या घोषणा? रेफरी पूरी तरह से चकित दिखाई दिया। मैं जीत गया, जय सिंह ने कहा। तुम जीत गए, रेफरी ने अपना सिर खुजलाया। तुमने कहा था कि केवल अगर वो मर जाता है तो तुम्हें विजेता माना जाएगा है ना, वो पहले ही मर चुका है, जय सिंह ने घोषणा की। क्या जगह कोलाहल में फट पड़ी और सभी ने जोर से चिल्लाया। यह कैसे संभव हो सकता है? विंध्य प्रदेश का 5वां सबसे बड़ा विशेषज्ञ और इसके अलावा रुद्रसेन चौहान ने जो टेक्निक अभी अभी प्रदर्शित की थी, उसे देखते हुए उसकी रैंकिंग स्पष्ट रूप से कम आंकी गई थी। ऐसा व्यक्ति बस ऐसे ही मर गया। जय सिंह द्वारा उसके माथे पर एक स्पर्श और उसकी मृत्यु की पुष्टि हो गई। ये सब इतना मनमाना था। जाकर उसे देखो, विक्रमजीत ने कठोरता से आदेश दिया। विक्रमजीत के लोगों के आने से पहले रेफरी पहले ही दौड़ पड़े थे। पहले उन्होंने उसकी सांस की जांच की, फिर उसकी धड़कन की और अंत में उपकरणों का उपयोग करके पुष्टि की। परिणाम स्वरूप एक हैरान चेहरे वाले रेफरी ने घोषणा की, रुद्रसेन चौहान युद्ध में मारा गया, सो मास्टर जय सिंह विजयी है। रेफरी, जो पहले जय सिंह का नाम पुकार रहा था, अब सीधे उसे मास्टर जय कहकर संबोधित करने लगा था, वास्तव में चौंक गया था। दर्शक एक बार फिर से उत्तेजित हो गए और निश्चित रूप से जय सिंह की तरफ के लोग उत्साह से चिल्ला रहे थे, जबकि बाकी या तो दंग थे या भयभीत। विशेषकर चौहान परिवार के लोग, वे सभी हक्के बक्के रह गए थे। इस बार दिव्य सम्राट के साथ सहयोग करने के बाद न केवल रुद्रसेन चौहान की ताकत में सुधार हुआ था, बल्कि उसने चौहान परिवार को विंध्य प्रदेश के शीर्ष 10 परिवारों में से एक बनाने की पूरी निष्ठा से शपथ भी ली थी। आशा से भरकर वे इतनी दृढ़ता के साथ लड़ने आए थे। और अब रुद्रसेन चौहान मर चुका था, जय सिंह के एक स्पर्श से मारा गया। उनके सभी पिछले प्रयास, क्या वे बस ऐसे ही चले गए? उनकी सभी आशाएं एक पल में बिखर गई। जय सिंह अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधे खड़ा था। उसका ध्यान
अभी भी दूर खड़े प्रेतलवार मोहनलाल और अष्टमुखी यमराज पर केंद्रित था। वास्तव में वे दोनों जय सिंह के साथ एक घमासान युद्ध में उलझने के लिए तैयार थे। यहां तक कि मोहनलाल ने जय सिंह से निपटने के लिए संयुक्त सेना बनाने के लिए यहां अपने अंदर के आदमी से भी संपर्क कर लिया था। हालांकि स्थिति उसकी उम्मीदों से पूरी तरह से परे निकली। जब रुद्रसेन चौहान मैदान में उतरा तो उसे तुरंत जय सिंह के एक झटके से मार दिया गया, जिसने उसे तैयारी करने का कोई मौका ही नहीं दिया। मोहनलाल भी पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया था। जय सिंह अब जो ताकत दिखा रहा था वो पर्वत शिखर पर उनकी पिछली मुठभेड़ से बहुत अलग थी। पर्वत शिखर पर लड़ाई के दौरान जय सिंह की ताकत लगभग मोहनलाल के बराबर थी, लेकिन अब मोहनलाल ने खुद स्वीकार किया कि वो जय सिंह का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता था। हालांकि मोहनलाल ये नहीं समझ सका कि जय सिंह अभी भी जीवित कैसे था, लेकिन जो बात उसे और भी हैरान कर रही थी वो ये थी कि कुछ ही दिनों में जय सिंह की ताकत में इतना सुधार कैसे हो सकता था। हमें क्या करना चाहिए? अष्टमुखी यमराज ने पूछा। उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें थी, क्योंकि वो जय सिंह से पूरी तरह से भयभीत था। उसकी ताकत रुद्रसेन चौहान से भी कम थी। अगर जय सिंह उसके लिए आया तो वो निस्संदेह मर जाएगा। मोहनलाल ने गहरी भौहें सिकोड़ी और फुसफुसाया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिव्य सम्राट और हत्यारा तारा मिलकर पहले यशवर्धन यादव को मार डाले। यशवर्धन यादव को माया के जीवन या मृत्यु के बारे में पता नहीं है, इसलिए वो केवल बचाव कर सकता है और हमला नहीं कर सकता। दिव्य सम्राट और हत्यारा तारा के एक साथ आने से अंततः उसकी रक्षा टूट जाएगी। एक बार जब वो मर जाता है तो समग्र स्थिति तय हो जाएगी। दिव्य सम्राट के यहां होने पर जय सिंह क्या कर सकता है? लेकिन क्या हम यहां टिक सकते हैं? अष्टमुखी यमराज ने फुसफुसाया। जय सिंह की ताकत पहले से बहुत ज्यादा है। मोहनलाल का चेहरा भी बेहद गंभीर था। यही वो मुद्दा था जिस पर वो विचार कर रहा था। जय सिंह की ताकत इतनी दुर्जय होने के कारण वे कब तक टिक सकते थे? क्या तुम्हारे पास दिव्य सम्राट द्वारा दिया गया प्रोटेक्टिव जेड टैलिस्मान नहीं है? अष्टमुखी यमराज ने फुसफुसाया। इसमें दिव्य सम्राट की शक्ति है जिसका उपयोग जय सिंह को मारने के लिए किया जा सकता है। असंभव, मोहनलाल ने कठोरता से कहा। दिव्य सम्राट यशवर्धन यादव के साथ एक भयंकर युद्ध में है और उसके पास विचलित होने का समय नहीं है। इन परिस्थितियों में भले ही मैं प्रोटेक्टिव जेड टैलिस्मान निकालूं, दिव्य सम्राट मुझे सहायता करने के लिए कोई शक्ति नहीं दे पाएगा। जेड टैलिस्मान बेकार हो जाएगा तो हम कैसे टिकेंगे? जय सिंह बहुत दबंग है, अष्टमुखी यमराज ने कांपते हुए कहा। क्या हमें दिव्य सम्राट से संपर्क करके देखना चाहिए कि क्या कोई और योजना है? मोहनलाल की भौहें कसकर तंग गई। अब दिव्य सम्राट से संपर्क करना भी असंभव है, लेकिन मैं दिव्य सम्राट के शिष्य से संपर्क करने की कोशिश करूंगा और उसे दिव्य सम्राट को सूचित करने के लिए कहूंगा। मैंने दिव्य सम्राट से पहले सुना है कि अगर वे इस लड़ाई में माया को पकड़ने में असफल रहते हैं तो वे दूसरे अर्थ इमॉर्टल रियल्म के व्यक्ति की मदद लेंगे। शायद दिव्य सम्राट इस अर्थ इमॉर्टल रियल्म के व्यक्ति से सहायता मांग सकते हैं। सच में अष्टमुखी यमराज बहुत खुश हुआ। ये अद्भुत है। जब तक एक अर्थ इमॉर्टल रियल्म का व्यक्ति यहां आता है वो सिंह नाम का पात्र निस्संदेह मर जाएगा। मोहनलाल ने धीरे धीरे सिर हिलाया, गंभीरता से बोलते हुए, तुम यही रुको और विक्रम वर्मा को उससे लड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश करो। मैं दिव्य सम्राट के शिष्य से संपर्क करूंगा। ठीक है, अष्टमुखी यमराज ने धीरे धीरे सिर हिलाया। हालांकि इन दोनों को यह पता नहीं था कि उनकी पूरी बातचीत जय सिंह ने शब्दशः सुन ली थी। जय सिंह ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरी तरफ 3 अर्थ इमॉर्टल रियल्म के लोग होंगे। अगर वास्तव में एक और अर्थ इमॉर्टल रियल्म का व्यक्ति आया तो भले ही यशवर्धन यादव बेहद मजबूत हो, लड़ाई बहुत कठिन होगी। फिर भी अब कोई और विकल्प नहीं था। चूंकि बात इस हद तक आ गई थी, वो केवल टिक सकता था। अगर वो इसका सामना नहीं कर सका तो बहुत से लोग मर जाएंगे। मोहनलाल चुपके से निकल गया, लेकिन जय सिंह ने उसका पीछा नहीं किया। उसकी आध्यात्मिक समझ अब बहुत मजबूत थी, जिससे वो दूर से सुन सकता था।
वो दूर से भी मोहनलाल की फोन कॉल को स्पष्ट रूप से सुन सकता था। इस समय रेफरी ने किनारे से चिल्लाया, रुद्रसेन चौहान हार गया है। क्या चौहान परिवार से कोई और मास्टर जय को चुनौती देना चाहता है? चौहान परिवार के सदस्य सर्दियों में झिंगुरों की तरह चुप थे, हालांकि गुस्से से भरे हुए थे। लेकिन इस समय कौन आगे बढ़ने की हिम्मत करेगा? क्या कोई मास्टर जय को चुनौती देने को तैयार नहीं है? रेफरी ने पूछा। अगर कोई आगे नहीं आता है तो इस मुकाबले को मास्टर जय की जीत माना जाएगा और आपको एक कीमत चुकानी होगी। फिर भी चौहान परिवार से कोई नहीं बोला और रेफरी ने सिर हिलाया, कहते हुए, उस मामले में इस मुकाबले को मास्टर जय की जीत माना जाएगा। रेफरी के खत्म करने से पहले जय सिंह ने अचानक बीच में कहा, मैं चौहान परिवार को चुनौती देना चाहता हूं। क्या रेफरी चौंक गया? चौहान परिवार पहले ही हार मान चुका था और जय सिंह अभी भी उन्हें चुनौती दे रहा था। यह व्यावहारिक रूप से मुंह पर एक तमाचा था। जय सिंह ने चौहान परिवार के सदस्यों को देखा और ठंड से कहा, तुम्हारे चौहान परिवार के मुखिया ने अभी मुझे चुनौती दी थी, अब तुम्हें चुनौती देने की मेरी बारी है। चौहान परिवार चुन सकता है, मेरा सामना करने के लिए एक कुशल लड़ाकू भेज सकता है, या तुम सब एक साथ मुझ पर आ सकते हो। जब तक तुम में से कोई एक मंच से जिंदा उतर सकता है तो इस मैच को मेरी हार मानो। अगर हर कोई मंच पर मर जाता है या कोई ऊपर आने की हिम्मत नहीं करता है तो ये तुम्हारी हार होगी। जय सिन्हा एक पल के लिए रुका और फिर ठंड से जारी रखा, और अगर तुम हार जाते हो तो मेरी मांग सरल है, तुम्हारे चौहान परिवार को अगले 50 वर्षों तक भैरवगढ़ से आधा कदम भी बाहर नहीं निकलना होगा। चौहान परिवार के सदस्य एक दूसरे को निराशा में देखने लगे। चौहान परिवार को पूरी तरह से भैरवगढ़ में बंद करना एक बड़ा अपमान था। फिर भी मौके पर किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। रुद्रसेन चौहान का शक्तिशाली प्रहार जय सिंह ने पूरा निगल लिया था। रुद्रसेन चौहान की शक्तिशाली ताकत जय सिंह के एक स्पर्श से समाप्त हो गई। इन परिस्थितियों को देखते हुए चौहान परिवार से कौन अखाड़े में मौत की तलाश में प्रवेश करने की हिम्मत करेगा? क्या कोई आगे आने की हिम्मत नहीं करता? जय सिंह की आवाज ठंडी थी। अगर कोई हिम्मत नहीं करता है तो ध्यान से सुनो, अब से 50 वर्षों तक अगर चौहान परिवार का कोई भी व्यक्ति भैरवगढ़ से आधा कदम बाहर रखने की हिम्मत करता है तो मैं जय सिंह व्यक्तिगत रूप से भैरवगढ़ जाकर तुम्हारे पूरे परिवार का सफाया कर दूंगा। उसकी आवाज बर्फीली थी जो पूरे आयोजन स्थल में गूंज रही थी। हर कोई अनजाने में कांप गया और चौहान परिवार के सदस्यों का रंग और भी पीला पड़ गया। उनके दिलों में अत्यधिक क्रोध के बावजूद उन्हें अपना सिर झुकाना पड़ा। जय सिंह अब बहुत दबंग था। रेफरी भी डर गया था। यशवंत यादव के चेहरे पर एक मुस्कान थी, जबकि विक्रमजीत ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। हालांकि मौजूद शक्तियों में से किसी ने भी चौहान परिवार के लिए बात नहीं की। एक अनंत काल की खामोशी के बाद रेफरी ने आखिरकार सावधानी से कहा, क्या चौहान परिवार को कोई आपत्ति है? कोई नहीं बोला। कौन आपत्ति करने की हिम्मत करेगा? चूंकि चौहान परिवार को कोई आपत्ति नहीं है तो वे सहमत है। रेफरी पसीने से तरबतर था। धीरे से बोलते हुए, मास्टर जय चौहान परिवार के साथ इस लड़ाई के बारे में आपने निर्णायक रूप से जीत हासिल की है। अगली बड़ी लड़ाई से पहले आराम के लिए क्यों नहीं उतर जाते? कोई जरूरत नहीं, जय सिंह ने जोर से घोषणा की। इस मंच पर चढ़ने के बाद मेरा फिर से उतरने का कोई इरादा नहीं है। अगला मैं अपनी चुनौतियां शुरू करूंगा। सभी गंभीरता से बैठे थे, जय सिंह की जबरदस्त शक्ति को देख रहे थे। वो जिसे भी चुनौती देता ये एक आपदा होती। जय सिंह की नजर सब पर घूमी और अंत में वर्मा परिवार पर आकर रुकी। वर्मा परिवार अपने नायकों के लिए प्रसिद्ध है, यहां तक कि मेरे युवा शिष्य को भी उन्होंने धमकाया है। आज उसके गुरु के रूप में मैं अपने शिष्य के लिए कुछ न्याय वापस लूंगा। जय सिंह ने ठंड से कहा, क्या वर्मा परिवार से कोई है जो मुझसे लड़ने की हिम्मत रखता है?